Inaugural session of this program being organized by Nagpur University. So the topic today that has been given to me is women empowerment and financial literacy, promoting equality, independence and economic growth. Now, as far as women empowerment is concerned, I am going to share my views with you as what I think that women should be having. And financial literacy, I will be talking about the way you can manage your finances. I will not advise you on your wealth management. मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कौन सा शेयर खरीदना है, कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे एफडी बनाना है. All these things I will not be telling you, but I will be telling you how to manage your finance, right? So these are the two topics that I'm going to cover today. So let us start. Since you cannot see me because of my camera problem, this is how I look around. वो जो आपको Google में मेरा फोटो दिख रहा है काफी पुराना है वो, तो मैंने सोचा थोड़ा तो भी रिसेंट फोटो डाल के एटलीस्ट कुछ तो आपको समझ में आए कि अनीता राव कौन है, कैसे दिखती है. तो मैंने ये फोटो शेयर किया आप लोग के साथ. इसमें मेरा नंबर और ईमेल आईडी भी है. इन केस बाद में भी अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो आप ये यूज कर सकते हैं और मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. आई विल बी वेरी हैप्पी टू इंटरेक्ट विद यू. हम जब कोई पिक्चर देखने जाते हैं या हम ओटीटी पे घर में बैठ के जब देखते हैं तो मूवी के पहले एक डिस्क्लेमर आता है. तो इस सेशन का भी एक डिस्क्लेमर है. तो ये डिस्क्लेमर मैं ये कहना चाहती हूँ कि दिस सेशन इज नॉट मेंट टू बी लिटिल मेन और अंडरमाइन देयर इम्पोर्टेंस इन आवर लाइव्स. वी लव एंड रेस्पेक्ट मेन. We acknowledge the indelible presence of our fathers, husbands, brothers, sons, friends in our lives. It is just that our soul also needs nurturing. तो ये डिस्क्लेमर के थ्रू बस ये प्रोग्राम के शुरुआत में मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम किसी भी तरीके से हम किसी भी जेंट्स को हम बी लिटिल नहीं कर रहे हैं, हम उनको नीचा नहीं दिखा रहे हैं, नहीं हम उनको रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं ऐसे आपको लगे. ये बस यही है कि हम उनको बहुत प्यार करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और हमारी जिंदगी में हमारे पिताजी, हमारे हस्बैंड, हमारे भाई, बेटा, दोस्त, ये सारे लोग बहुत 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिनके बिना हम सोच भी नहीं सकते अपनी जिंदगी. तो इतना इम्पोर्टेंट ये लोग हैं कि इनको बी लिटिल करना या डिसरेस्पेक्ट करना ये एम बिल्कुल भी नहीं है ये सेशन का. और बस एक ही चीज है कि इसके साथ साथ हमारा जो अंतरात्मा है उसको भी हम सींचना चाहते हैं. तो बस ये जो चाह है कि हम अपने अंतरात्मा को सींचना चाहते हैं, इसीलिए ये सेशन जिस तरीके से मैंने प्रेजेंट किया उससे आपको समझ में आएगा. तो हम आगे बढ़ते हैं. सो हैट्स ऑफ टू ऑल द मेन. तो ये इसका थोड़ा सा शीर्षक मैंने ऐसे रखा है, उत्थान से उड़ान. अब जो साउथ के जो पार्टिसिपेंट्स है शायद वो समझ नहीं पाएंगे इस वर्ड का मीनिंग. उत्थान एक्चुअली मीनिंग अराइज. When you arise from somewhere, you are ready to fly. तो उत्थान मतलब आप देखिए आज की महिलाएं जैसे कि आप लोग हो, आप सभी लोग वर्किंग हो, आप लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, बहुत हद तक अपने डिसीजंस लेते हो, बहुत कुछ अपना इंडिपेंडेंटली कर लेते हो. तो आपका उत्थान हो चुका है. आज आपका रूरल औरतों के समान आपकी हालत बहुत खराब है, आप बिल्कुल ही डिप्राइव्ड हो, आपके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है, आप एजुकेटेड नहीं हो, ये सब तो प्रॉब्लम है नहीं. अभी हम जो लेवल पे हैं तो एक उत्थान वाले लेवल पे है. अब यहाँ से हमें उड़ान भरना. तो वो उड़ान भरने के लिए क्या क्या चीजें हमको करना है, इसका मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आपको दूंगी. अब देखिए जैसे कि आप लोग जानती है महिलाएं बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग करती हैं, करना ही पड़ता है आज की तारीख में, बिकॉज वी आर ऑल वर्किंग समवेयर. So we have our own responsibilities at home. We have to look after our family. We have to look after our aged parents. We have to look after the children. We have to look after the in-laws. फिर घर का सारा काम करना है. Plus over and above, we have to go to the office. And we have so many responsibilities in the office also. तो क्या होता है कि हम दिन भर में बहुत सारे इमोशंस फील करते हैं. कभी हम नर्वस रहते हैं, कभी हम खुश रहते हैं, कभी हम दुखी रहते हैं, कभी हम शाय फील करते हैं. Sometimes we are bored, sometimes we get frustrated, many a times we are tired, क्योंकि बहुत ज्यादा ओवरवर्क हो जाते हैं हम. Sometimes we feel crazy also, and proud भी बहुत कई बार फील करते हैं, खुद के बारे में प्राउड फील करते हैं, बच्चों के बारे में, हस्बैंड के बारे में प्राउड फील करते हैं.
समटाइम्स वी आर एम्बैरेस्ड, कुछ गलत हो गया तो वी फील एम्बैरेस्ड, कभी गुस्सा भी आता है, कभी जेलसी भी होती है, प्यार भी आता है, वी आर वरीड, वी आर डिसअपॉइंटेड, वी आर एक्साइटेड. So the basic aim is to tell you that it is okay to feel all these emotions. Don't feel bad if you feel any of these emotions. अगर आप दुखी हैं, अगर आप embarrassed हैं, आप कुछ किसी से jealousy भी हो रही है, तो भी आपको कोई बुरा मानने की जरूरत नहीं. आप इंसान हो and you have got every right to feel all these emotions. कभी ये इमोशन अकेला रहता है, कभी ये इन ग्रुप 2-3 इमोशंस एक साथ भी हो सकते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप कुछ कुछ इमोशंस फील करेंगे, जिसके लिए आपको गिल्टी फील करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. 7 ways to वुमन एम्पावरमेंट. अब क्या क्या तरीका है जिससे कि हम एम्पावर हो सकते हैं. कमिंग टू द फर्स्ट वन, दिस इज आई फील वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द communication part. Now, what is communication? Communication is an exchange of idea, thoughts and beliefs with an individual, group and masses. तो हम जब किसी के साथ वार्तालाप करते हैं, अपने मन की बात रखते हैं, तो that is the exchange of ideas. Now, ये जो exchange of ideas है, इसके 2 तरीके के हो सकते हैं. एक ये verbal communication हो सकता है, जबान से जब आप बोलते हैं, when you use words to speak, that is called verbal communication. Or it can be non-verbal communication also, when you speak through your body language, maybe your gesture, your facial expression, your body language. तो ये हो गया non-verbal communication. तो इस टाइप के 2 टाइप के communication होते हैं. अब मैंने ये communication को इसलिए पहला चूज किया क्योंकि देखिए, आज भी हमारे समाज में, हमारे घर में कई बार ऐसा होता है कि हम महिलाओं को बोलने नहीं देते. वैसे तो महिलाएं बदनाम है कि बहुत ज्यादा बोलती हैं, लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट चीजें जब रहती है कोई डिस्कशन के लिए, जिसमें उनका राय लेना चाहिए, कई बार महिलाओं को ये मौका नहीं दिया जाता है. तो आज भी काफी हद तक ये माना जाता है कि अ वुमन शुड बी सीन नॉट हर्ड. मतलब महिलाएं बस दिखनी चाहिए, उन लोग ने ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहिए. तो ये जो समाज का जो एक एटीट्यूड है, या फिर हमारे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, जहाँ पे कि हमको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों से दूर रखा जाता है, हमें डिस्कस करने नहीं देते हैं, हमारे आइडिया शेयर करने के लिए हमको चुप करा दिया जाता है. तो ये बहुत बुरी बात है, ये नहीं होना चाहिए. तो सबसे पहले अगर महिला को अगर एम्पावरमेंट चाहिए, तो वो उनका एक्सप्रेशन, वो जब अपने, या तो वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल, खैर वर्बल नॉन वर्बल तो साथ साथ भी चलता है. तो ये कम्युनिकेशन के थ्रू जब वो अपने जो मन के विचार हैं, जो उसके बिलीव्स हैं, जो उसके वैल्यूज हैं, जो उसके थॉट प्रोसेस है, ये जब उसे शेयर करने मिलता है, तभी वो एम्पावरमेंट होता है. तभी कोई एक महिला एम्पावर हो सकती है जब उसे बोलने का मौका दिया जाता है, उसकी राय को माना जाता है. सिर्फ बोलने का मौका ही नहीं, उसके राय को माना भी जाता है. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एम्पावरमेंट का, और ये अगर महिला को दिया गया तो महिलाएं बहुत डेफिनेटली एम्पावर्ड हो जाएंगी. अब आप जानते ही होंगे कि ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है जिसका कि इवन बॉलीवुड फिल्मों में इसका बहुत ज्यादा फायदा उठाया गया है. आपने सुना होगा, बहुत सारे गाने हैं जो कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आंखों के ऊपर है, निगाहों के ऊपर है, फिर आपके चेहरे के ऊपर है, हाथ के ऊपर है, पाँव के ऊपर है, ऐसे बहुत सारे गाने. माने आप सोचिए कितना महत्वपूर्ण पार्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, जिसके कि बहुत सारे गाने भी बने हैं. अब यहाँ पे जो महिलाएं दिख रही हैं, क्या कोई इनको आइडेंटिफाई कर सकता है? बहुत इजी है. हेलो पार्टिसिपेंट्स. हेलो मैडम. हेलो मैडम. बोलिए मैडम. आइडेंटिफाई करिए. या भारत के पंतप्रधान इंदिरा गांधी है मैडम. हाँ, बीच वाली. और स्मृति ईरानी. और स्मृति ईरानी, ये एक टेलीविजन एक्ट्रेस हैं और साथ में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में थी पहले, फिर चाइल्ड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी उन्होंने हैंडल किया है. काफी अच्छी. फर्स्ट वुमेन तबस्सुम है. अरे वाह, फर्स्ट क्लास. मैंने सोचा ही नहीं किसी को तबस्सुम पहचान में आएगी, क्योंकि ये बहुत पुराने जमाने की है, और ये उस टाइम पे यानी 1970s एंड 80s में बहुत पॉपुलर रेडियो आर्टिस्ट थी ये. और इनका एक फूल खिले हैं गुलशन गुलशन नाम का प्रोग्राम आता था, जो कि सुपरहिट प्रोग्राम था उस जमाने का, जब टीवी का इतना ये नहीं था, तब की बात है ये. तो जिसने भी तबस्सुम को आइडेंटिफाई किया है उसके लिए ताली.
और कोई एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर एक छोटा लाइन गाना गा सकता है? कोई भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हाँ मैडम, बोलिए। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है, जाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ चलिए बढ़िया। और नहीं है, जाम है ये, कुदरत ने जो हमको बख्शा है, वो सबसे हंसी इनाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इतना प्यारा गाना आपने गाया और इतने सुर में गाया आपने, थैंक यू बहुत मैम। अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मेरा यूट्यूब चैनल भी है मैम, अरे वाह बढ़िया। क्या क्या नाम से? डॉक्टर डॉट राजेश नाइक सॉन्ग्स। ओ वंडरफुल। मतलब आप रेगुलरली गाते हैं? जी मैम। चलिए बढ़िया, मैं देखती हूँ, आज चेक करूंगी यूट्यूब चैनल आपका। तो ये महिलाओं का जो एम्पावरमेंट है उसमें सबसे पहला है कम्युनिकेशन, जहाँ पे कि हम महिलाओं को एम्पावरमेंट देते हैं थ्रू एक्सप्रेशन, कि उनके मन के थॉट्स, ये सब जो कुछ भी बिलीव्स है, उनके आइडियाज हैं, ये उनको शेयर करने का हम मौका देते हैं। और उनको दबा के नहीं रखते हैं कि आप कुछ बोलो मत, बस सिर्फ आप दिखो और आपने कुछ बोलना नहीं है, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। बस यही है इसका समरी। अब आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट जो एम्पावरमेंट की चीज है वो है बीइंग असर्टिव। Assertiveness is your ability to say no when you want to say no and yes when you want to say yes, not the other way around. अब देखिए महिलाओं को कई बार क्या होता है, सही जगह पे ना बोलना नहीं आता है, कई बार उनको कहाँ पे हाँ बोलना है ये भी नहीं आता है ठीक से। तो इससे क्या होता है कि जो उनकी मन की इच्छा होती है वो जाहिर नहीं कर पाते हैं। एंड कई बार उनको इस वजह से प्रॉब्लम होता है कि सही समय पे ना नहीं बोल पाते हैं, या सही समय पे हाँ नहीं बोल पाते हैं, सही जगह पे बोल नहीं पाते हैं, इसलिए इनका जो असर्टिवनेस है ये बाहर निकल नहीं पाता है। अब देखिए यहाँ पे असर्टिवनेस और डोमिनेंस या एग्रेशन में बहुत फर्क होता है। असर्टिवनेस मतलब आप आपकी बात सामने वाले के सामने रखिए, लेकिन लड़ाई झगड़ा करके नहीं। कई बार हमको लगता है कि हमारा कोई भी चीज हमको सामने वाले के सामने रखना है तो बहुत जोर से चीख के चिल्ला के डोमिनेट करके रखना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको फर्मली बोलना है, जो बोलना है सही तरीके से बोलना है, अच्छी तरीके से बोलना है, और ये करना है कि भाई सामने वाले आपकी बात को माने। जहां आपको ना बोलना है क्लियर ना बोलिए आप, और सामने वाला उसको एक्सेप्ट करे, और जहां आपको हाँ बोलना है आप हाँ बोलिए और सामने वाला उसको एक्सेप्ट करे। ये होता है assertiveness. When asked for suggestion, don't be afraid to give your opinion. Being assertive is an attractive feature, indecisiveness is not. कई बार महिलाएं सोचती हैं कि हमने कुछ अगर बोल दिया तो हमारा मतलब हमको लोग पसंद नहीं करेंगे अगर हमने अपनी बात रख दी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज का जमाना बदल गया। आप देखिए हमारे साथ जुड़े हुए पार्टिसिपेंट्स कितनी अच्छी अच्छी बातें बोले महिलाओं के बारे में। तो इसका मतलब क्या है कि वो भी चाहते हैं कि महिलाएं हमारे साथ आए और इनडिसाइसिवनेस न करते हुए अपना असर्टिवनेस दिखाएं, ताकि हमारा लाइफ बहुत अच्छी तरीके से चले। वाई इज असर्टिवनेस इंपॉर्टेंट? बिकॉज आपको डिप्रेशन नहीं होगा, क्योंकि अगर आप ना या हाँ सही जगह पे बोल नहीं पाए तो चांसेस है कि आपको डिप्रेशन होगा, आपको रिसेंटमेंट, नाराजगी। आपकी खुद की कमजोरी है कि आप सही जगह पे ना या हाँ नहीं बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो उसकी वजह से आपको खुद को गुस्सा आ रहा है, आप नाराज होके हो अंदर से, लेकिन आप दिखा नहीं पा रहे हो, आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो क्योंकि अपने आप को आप असर्ट नहीं कर पा रहे हो। हमारे बॉलीवुड में एक बहुत ही असर्टिव एक्ट्रेस का फोटो है यहाँ पे, इसको आप पहचानिए कौन है। और इन्होंने बहुत अच्छे रोल्स किए हैं, बहुत यंग है एंड अभी की टॉप एक्ट्रेसेस में से है। तो मुझे लगता नहीं कि किसी को मुश्किल होगा आइडेंटिफाई करना। Who can identify this actress? आलिया भट्ट। आलिया भट्ट। आलिया भट्ट इज द करेक्ट आंसर। अब एक लाइन आलिया भट्ट के पिक्चर की आलिया भट्ट। जस्ट वन लाइन आलिया भट्ट के पिक्चर का गाना। एनीवन? इट्स द टाइम टू डिस्को। नहीं, वो आलिया भट्ट का गाना नहीं है। राधा मेरी चुनरी मैडम, वो एक गाना। क्या? राधा तेरी चुनरी। हाँ,
राधा तेरी चुनरी, ये सही आपने बोला, एक लाइन गा दीजिए। वो गाना तो याद नहीं, राधा मेरी चुनरी। चलिए कोई बात नहीं, आपने आइडेंटिफाई किया, बहुत अच्छी बात है, ताली उसके लिए। एक्ट्रेस को भी आइडेंटिफाई किया, गाना का भी एक लाइन याद आया आपको, दैट इज वेरी नाइस। एंड शी इज वन ऑफ द असर्टिव एक्ट्रेसेस, जो काफी अपना, और आपने देखा कि इन्होंने जो भी रोल किया है काफी अच्छे रोल किए हैं। तो ये जो रोल करती हैं उसमें ऐसे बहुत ही मीक और ऐसे एकदम ही घरेलू टाइप की लड़की, इस टाइप का रोल उसने कभी किया ही नहीं है। हर एक इसमें अपना एक अलग पहचान उन्होंने बनाया है, दैट इज बिकॉज शी इज वेरी असर्टिव। तो ये असर्टिवनेस एक बुरा क्वालिटी नहीं है, ये आप मन से निकाल दीजिए, लेकिन सही तरीके से असर्टिव होना बहुत जरूरी है। अगर आप डोमिनेटिंग या एग्रेसिव रहेंगे तो आपको कोई पसंद नहीं करेगा, पर अगर आपकी बात आप रखते हो, आप डिसीजन लेना जानते हो, कब यस बोलना कब ना बोलना जानते हो, देन इट विल मेक यू वेरी अट्रैक्टिव पर्सन। तो ये सेकंड वाला है। थर्ड में आते हैं, तीसरा है एटीट्यूड। एटीट्यूड इज द की। एटीट्यूड मीन्स द वे यू बिहेव एज अ रिजल्ट ऑफ हाउ यू थिंक और सी थिंग्स। ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप, बट एटीट्यूड इज टू द बोन। अब आजकल के जमाने में ये एटीट्यूड शब्द जो है ये बहुत ज्यादा मायना रखता है। This is one of the most important words that we hear very often in the modern times, because it has become a part of एक Gen Z का या यंग जनरेशन के लोगों में एटीट्यूड शब्द का बहुत ज्यादा महत्व है। तो एटीट्यूड लेकर चलना बहुत जरूरी होता है, लेकिन अगेन एटीट्यूड का मतलब ये भी नहीं होता कि आप घमंडी रहो या बहुत ज्यादा शो ऑफ करो, ये एटीट्यूड नहीं है। एटीट्यूड का मतलब है कि आप जिस तरीके से आप चीजों को देखते हो, जिस तरीके से आप चीजों को फील करते हो, उस तरीके से आप बिहेव करो। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगी, ये थोड़ा सा आजकल के जनरेशन वाला एटीट्यूड है जो शायद सीनियर लोगों को थोड़ा अजीब सा लगे। अब ये वीडियो देखिए आप। हमारे घर में कार है, स्कूटी तुम क्या चलाते हो? तो आजकल के जनरेशन में ये आपको ज्यादा दिखेगा, लेकिन बहुत सही एटीट्यूड नहीं है ये, लेकिन एटीट्यूड है। तो ये जो एटीट्यूड है इसका आजकल बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि एटीट्यूड से ही कई लोग पहचाने जाते हैं। अब ये स्क्रीन पे आपको दो एक्ट्रेसेस दिख रही हैं जो बॉलीवुड में बहुत एटीट्यूड के लिए जानी जाती थी। इनको आइडेंटिफाई करिए आप। मुमताज एंड कंगना रनावत। करेक्ट आंसर, मुमताज एंड कंगना रनावत। ताली आपके लिए। और दोनों में से किसी एक का गाना गा दीजिए, एक लाइन। कंगना का लंदन ठुमकदा। अजी याद आ रहा है किसी को कोई गाना? ये रेशमी जुल्फे, मुमताज सॉन्ग। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये रेशमी जुल्फे राजेश खन्ना वाली पिक्चर में उसने गाया। नाम याद है पिक्चर का? दुश्मन में भी। हाँ, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, शायद वही होगा। दो रास्ते। यस यस यस, ये सही जवाब है। इसके लिए तो आपको ताली देनी चाहिए, बहुत आप शायद कीन ऑब्जर्वर हो बॉलीवुड के। तो ये दोनों एक्ट्रेसेस अपने एटीट्यूड के लिए बहुत फेमस है। मुमताज अपने टाइम में बहुत अच्छा एटीट्यूड के लिए जानी जाती थी, और उनके जो रोल्स थे वो भी उसी टाइप के थे। आपने अगर मुमताज के पिक्चर देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा इस चीज को। तो उनका एक अलग एक इमेज था। वैसे ही कंगना रनावत का भी एक बहुत ही अलग इमेज है, जहाँ पे कि वो बहुत एटीट्यूड लेकर ही एक्टिंग करती है, और रियल लाइफ में भी काफी एटीट्यूड है इनका। बीजेपी की लीडर बन चुकी है अब तो ये होता है एटीट्यूड। लेकिन सही एटीट्यूड इज मोर इम्पोर्टेंट। एटीट्यूड होना तो ठीक है, लेकिन सही एटीट्यूड होना उससे भी ज्यादा महत्व का होता है। तो ये तीसरा चीज है एटीट्यूड। अब हम चौथी चीज पे आते हैं। ये महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एंगर मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट। हमारे जिंदगी में इसकी कमी नहीं है, खासकर स्ट्रेस की तो बिल्कुल कमी नहीं। हम लोग इतना ज्यादा सुबह से रात तक अपने परिवार के साथ, अपने घर में, अपने ऑफिशियल रोल में, हर जगह पे इतना सारा स्ट्रेस महसूस करते हैं, क्योंकि इतना सारा लोड हमारे ऊपर रहता है कि कई बार हमारा जो एंगर रहता है वो भी उसी का आउटकम होता है। तो ये एंगर और स्ट्रेस दोनों चीज हमारे जिंदगी के लिए बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि ये हमको भी बर्बाद कर देता है और साथ में हमारे आसपास के माहौल को भी खराब करता है, और लोग हमसे दूर हो जाते हैं। तो महिलाओं के लिए एंगर एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर वो अपने आप को एम्पावर करना चाहती है।
अब ये देखिए, ये कोई बाहर से आके आपको नहीं देने वाला है कि भाई चलो आपका स्ट्रेस हटा दिया, आपका एंगर हटा दिया। बाहर से आके कोई भी आपको नहीं मदद करेगा, ये आपके अंदर से आना चाहिए कि मुझे अपना स्ट्रेस कंट्रोल करना है, मुझे अपना एंगर कंट्रोल करना है। क्योंकि महिलाएं ऐसे भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस जब होती है और बहुत एंगर दिखाती है ना, तो अच्छी नहीं लगती है, सच में अच्छी नहीं लगती। वैसे तो जेंट्स भी अच्छे नहीं लगते हैं अगर एंगर दिखाते हैं तो, लेकिन महिलाओं को तो बिल्कुल ही शोभा नहीं देता है ये। तो आपको ये चीज मैनेज करना आना चाहिए, क्योंकि आप डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल रहे हो। तो आपको ये मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका, मैंने यहाँ पे 4 ये दिए हुए हैं। सबसे पहला है कि सोशलाइज करो। आप जितना आप दूसरों के साथ मेल जोल करोगे, आपके फ्रेंड्स का ग्रुप होना चाहिए। कभी कभी ये आप लोग मिला करो, अपने फैमिली के साथ बाहर जाकर सोशलाइज किया करो, घर में आप उन लोगों को बुलाओ। सोशलाइजेशन बहुत अच्छा एक मेडिसिन है आपका स्ट्रेस कम करने का। एक्सरसाइज, मैं तो बहुत ज्यादा इसमें बिलीव करती हूँ। एक्सरसाइज आप जितना भी करोगे, थोड़ा भी आप टाइम निकाल के दिन में भले आधा ही घंटा सही, अगर आप एक्सरसाइज करते हो, उससे आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। क्योंकि आपके बॉडी का जो गुड हार्मोन जो है ये बाहर आ जाता है और आपको एक अच्छा लाइट फीलिंग आता है एंड यू फील ऑल ओवर बेटर, जिससे कि आपका स्ट्रेस भी कंट्रोल होता है एंड जो रिजल्टिंग जो एंगर है उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो। स्लीप, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज का तारीख में यही है कि हमें पर्याप्त समय सोने के लिए हम नहीं देते हैं। एक तो वैसे ही काम बहुत रहता है, उसकी वजह से समय का अभाव हो जाता है, और ऊपर से फिर हम मोबाइल और ये बाकी जो डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं, इसकी वजह से हमारा जो स्लीपिंग आवर्स है वो घटता जा रहा है। अगर आप 4 घंटे 5 घंटे सिर्फ सोते हो तो इसका बहुत बुरा परिणाम हो सकता है, जो कि स्ट्रेस और गुस्से में, एंगर में वो ट्रांसलेट हो सकता है। ब्रीथ, जब भी आप स्ट्रेस फील करो, आप 2 मिनट आंखें बंद करके डीप ब्रीदिंग करो। अब डीप ब्रीदिंग ऐसे करो कि आपका जो डायफ्राम है, आपके जो पेट के ऊपर का भाग जो डायफ्राम है, वहां तक आपकी सांस चली जानी चाहिए। तो जैसे आपके बॉडी में ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली आप फील करोगे कि आपके बॉडी में से स्ट्रेस बढ़ रहा है। तो इसके लिए कुछ अच्छे मेडिटेशन टेक्निक है, आप वो कहीं जाकर करना मेडिटेशन वो कर सकते हो, या फिर आप इवन यूट्यूब वगैरह में देख सकते हो। तो मेडिटेशन अगर आप करेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे, तो आपको ये दोनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। अब ये एक्ट्रेस को तो सभी लोग जानते हैं, कोई आइडेंटिफाई करेगा? हेमा मालिनी। हेमा मालिनी। हेमा मालिनी। अब इसका एक लाइन गाना गा दीजिए कोई। हवा के साथ साथ, हवा के साथ साथ सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। वंडरफुल वंडरफुल सर, भाग धन्नो भाग। दिल को छूने वाला गाना बहुत अच्छा आपने गाया, उसके लिए आपको ताली। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे स्ट्रेस और एंगर मैनेजमेंट की हमने बात की, तो यहाँ पे कुछ टिप्स है कि अगर आपको तुरंत अगर बेटर फील करना है तो आपने क्या करना चाहिए। अब सबसे पहला है एग्जॉस्ट। आप एग्जॉस्ट हो गए एकदम, मेंटली फिजिकली हर तरह से एग्जॉस्ट हो गए, तो आपको अगर कोई किताब पढ़ने का अगर शौक है तो ये बहुत ही अच्छा एक डिस्ट्रैक्शन है। मुझे ये बहुत पसंद है किताब पढ़ना। मैं कोई भी दिन नहीं जाता ऐसे कि जब मैं न्यूज़पेपर ना पढूं या किताब ना पढूं। किताब पढ़ने में ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि न्यूज़पेपर में आजकल ऐसे ऐसी खबरें छपती है कि वो सुनकर तो स्ट्रेस और बढ़ जाता है। तो उससे तो ये किताब पढ़ना एक बहुत अच्छा ये है, आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, आपका लैंग्वेज में इंप्रूवमेंट होगा, और एक सच में एक एस्केपिज्म है किताब। अगर आप आइसोलेटेड फील करते हो, चैट विद समवन। अब ये देखिए, आज हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा आबाद देश हमारा, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारे देश में, लेकिन आज लोग ज्यादा लोनली फील करते हैं। पुराने जमाने में लोनली लोग फील नहीं करते थे, क्योंकि इतना इनफॉर्मल रिलेशनशिप था। उस समय ज्वाइंट फैमिली था, पड़ोसियों के घर में कभी भी चले गए, दोस्तों से कभी भी बात कर लिया, बहुत कॉमन था। तो ये आइसोलेटेड फीलिंग कभी नहीं आता था। लेकिन आजकल आइसोलेशन बहुत ज्यादा हो गया। जब आइसोलेशन रहता है तो सबसे अच्छा तरीका है चैट विद समवन। आजकल तो मोबाइल है, आपको कहीं कुछ तकलीफ करने की जरूरत नहीं, तुरंत फोन उठाया, नंबर लगाया और बात कर लिया। लेकिन इसमें यही है कि आप इसमें ईगो मत रखो। अरे उसने तो मुझे फोन ही नहीं किया इतने दिन से, मैं क्यों करूं, अरे पता नहीं वो बिजी होगी, मैं क्या भाई उसको डिस्टर्ब करूं। ऐसे सोच सोच के क्या होता है, हमारा जो चैटिंग होता है किसी से, ये बहुत कम हो जाता है। तो ये चीजें मन से निकाल दो आप, और जैसा ही आइसोलेटेड फील किया, आपको ऐसा अकेलापन महसूस हो रहा है, तो आप जरूर बात करिए।
अनमोटिवेटेड, अनप्लग फॉर अ वाइल। अगर आपका मोटिवेशन लेवल बहुत डाउन है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, मैं क्यों ये सब कर रही हूँ, किसी को तो मेरा कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा आप जब फील कर रहे हो तो सबसे पहले आपको अनप्लग करना है। मतलब कई बार क्या होता है कि हम लोग ऐसे जब डीमोटिवेटेड हैं और उसी समय हम लोग जब ये सोशल मीडिया ये वो सब निकाल के देखते हैं ना, तो उसमें अपना मोटिवेशन और भी डाउन हो जाता है। तो वो अवॉइड करके अनप्लग करिए और थोड़ा दूसरी जगह पे डाइवर्ट करिए। अगर हो सके तो कहीं थोड़ा बाहर घूम के आइए, कोई गार्डन में चले जाइए, बहुत अच्छा लगता है जब आप नेचर के साथ जुड़ते हो ना, एक अलग फीलिंग है वो। फ्रस्ट्रेटेड, प्ले योर फेवरेट म्यूजिक। आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, सबसे अच्छा तरीका है म्यूजिक, गाना सुन लो, आप एकदम तरोताजा हो जाओगे आप। ओवरवेल्म, टेक ए नेचर स्ट्रॉल। जब आपको बहुत सारी चीजें आपके ऊपर एकदम से आ गई और आपको नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं, अभी कौन सा पहले करूं, कौन सा बाद में करूं, मैं कैसे करूं, ये मेरे से होगा क्या, जब ऐसे सब ओवरवेल्म आप फील करते हो तो आप अगर बाहर कहीं गार्डन में, कहीं हरियाली जहाँ पे वहां अगर घूमने जाते हो तो बहुत आपको अच्छा फील होता है। आप अनईजी फील कर रहे हो, प्रैक्टिस डीप ब्रीथिंग। आपको फिजिकली मेंटली हर तरह से बड़ा अनईजी लग रहा है क्योंकि आपने ज्यादा काम कर लिया, आपको अब डिमोटिवेटेड भी फील कर रहे हो, तो सब कुछ जब एक साथ आता है तो आप बहुत अनईजी हो जाते हो। तो उस समय आप डीप ब्रीथिंग करो, ड्रेन, रेस्ट योर आइज, पूरी तरीके से फिजिकली मेंटली सारा एनर्जी खत्म। सबसे अच्छा तरीका उस समय है थोड़ा आंख बंद करके झपकी लेके थोड़ा आराम करो। मेंटली क्लटर्ड, जर्नल योर थॉट्स। दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही है, समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी चीज को मैं प्रायोरिटी दूं, कौन सी चीज के बारे में सोचूं, कौन सी चीज के बारे में शेयर करूं। उस समय आप कहीं अगर लिखने में का अगर आप शौक रखते हैं तो बिल्कुल आप लिखिए कहीं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आजकल तो ये मोबाइल भी लोग ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन अगर आपको जर्नल राइटिंग का अगर आपको हैबिट है या आप पसंद करते हैं तो बहुत ही आपको रिलीफ मिलेगा। लो मूड, मूव योर बॉडी। आपका मूड बहुत ही लो है, बहुत लो फील कर रहे हैं, तो आप अगर बॉडी मूवमेंट करेंगे, कुछ एक्सरसाइज करेंगे, कुछ करेंगे, योगा करेंगे, तो उससे आपको बहुत ज्यादा अच्छा फील होने लगेगा। तो ये कुछ इंस्टेंटली अच्छा फील करने का तरीका है। अब पांचवा चीज वुमेन एम्पावरमेंट का है, डेवलपिंग अ ग्रोथ माइंडसेट। अब आप जैसी महिलाएं जो यहाँ जुड़ी है आज, आप सभी वर्किंग हो, आप सब लोग चाहते हो कि आपका ग्रोथ होना चाहिए, आपको आपका मेंटल मेकअप एक पॉजिटिव साइड में चेंज करना होगा, अगर नहीं है तो ये जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग कैसे क्या करते हैं, लव न्यू चैलेंजेस, नया चैलेंज, ऑलवेज यूज 100% ऑफ देयर एफर्ट, पूरा दिल जान लगा के। वैसे महिलाएं तो इस चीज के लिए फेमस हैं कि वो पूरा दिल जान लगा के हर चीज करती है, लेकिन कहीं आपको लग रहा है कि आपके एफर्ट में कुछ कमी हो रहा है तो आप पूरा 100% डालिए एफर्ट। लिसन टू एंड लर्न फ्रॉम अदर्स, दूसरों से सीखने की कोशिश करिए। कीप ट्राइंग इवन व्हेन थिंग्स आर डिफिकल्ट, जब चीजें बहुत मुश्किल हो जाता है तभी भी आपको कोशिश करते रहना। तो ये ग्रोथ माइंडसेट आपको बहुत आगे लेके जाएगा। अब आप देखेंगे सेकंड वाला जो पिक्चर है उसमें फिक्स माइंडसेट लिखा हुआ है, इंटेलिजेंस एंड टैलेंट इज फिक्स्ड एट बर्थ। अब जो लोग ये सोचते हैं कि इंटेलिजेंस और टैलेंट ये तो पैदाइशी रहता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोग कभी भी जिंदगी में बढ़ नहीं सकते आगे, क्योंकि वो फिक्स्ड माइंडसेट वाले हैं, वो आगे का कुछ देख ही नहीं रहे कि हम कैसे अपने आप को डेवलप कर सक रहे हैं। जबकि एक डेवलप ग्रोथ माइंडसेट वाले क्या सोचते हैं, इंटेलिजेंस एंड टैलेंट कैन बी डेवलप्ड एंड ग्रोन। ये बिल्कुल इंटेलिजेंस और टैलेंट दोनों को विद प्रैक्टिस, इंटेलिजेंस को भी आप अगर सही तरीके से उसको ये बढ़ावा देते जाओ तो आपका इंटेलिजेंस लेवल भी बढ़ता है और आपका टैलेंट भी आप डेवलप कर सकते हो और ज्यादा। तो ग्रोथ माइंडसेट रखो, आपको बहुत तरक्की मिलेगा। Growth mindset, skyrocket your confidence, destroy your fear, overcome social anxiety and be happy. तो ग्रोथ माइंडसेट अगर आप रखते हो तो आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे रहेगा। आपके मन में जो डर, हम लोग बहुत सारे ना हमारे मन में डर रहते हैं जिसका कि कोई वजूद नहीं रहता है, कोई मीनिंग नहीं रहता, फिर भी हम डरते रहते हैं, अरे ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा, तो वो फियर निकल जाता है। एंड सोशल एंग्जाइटी, इसकी साड़ी मेरे साड़ी से सफेद कैसे, ये एडवर्टाइजमेंट आपको याद होगा, पहले टीवी में बहुत आता था। तो ये वही है सोशल एंग्जाइटी, मतलब दूसरा मेरे से ज्यादा अच्छा कैसे है। अगर आपका ग्रोथ माइंडसेट है तो ये जो चीज जो सोशल एंग्जाइटी है ये आपका निकल जाएगा। एंड बी हैप्पियर, तो आप सक्सेस की जो सीढ़ी है उस पे आराम से ऊपर तक जा सकते हैं। अब एक ग्रोथ माइंडसेट वाली एक्ट्रेस का फोटो यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी एक टॉप एक्ट्रेस है, आई एम श्योर आप करीना कपूर होंगे। करीना कपूर, दैट इज द करेक्ट आंसर। एंड जल्दी से एक लाइन गा दीजिए करीना कपूर के पिक्चर का। आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे।
मेरा फेवरेट गाना, बहुत ही सुंदर गाना है। एंड थैंक यू मैम, आपने जो आप थोड़ा सा और गाते तो और अच्छा लगता। आपको अगर वर्डिंग्स मालूम होंगे तो एक लाइन और थोड़ा सा और गा सकते हैं। आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन झूम झूम के, दो दिल से मिलेंगे। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, इतना प्यारा आवाज में आपने गाया। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा तो फेवरेट गाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनर्जी मैनेजमेंट, ये हमारे महिलाओं के लिए बहुत बड़ा समस्या है, क्योंकि हमारे पास जो एनर्जी रहता है वो इतने जगह पे हमको यूज करना पड़ता है कि आखिर में हमारे अपने लिए कुछ नहीं बचता है। अब इसमें ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं, सबसे नीचे फिजिकल, व्हेन यू आर नॉट वेल और द बॉडी इज ओवरवर्क, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन आप सोचिए एक महिला कभी तबीयत ठीक नहीं रहेगी ना, वो आखिरी तक, जब तक वो खटिया पकड़ने की नौबत ना आए, वो बोलेगी नहीं कि मेरी तबीयत खराब है, क्योंकि उसके मन में रहेगा अरे मैं बीमार हो जाऊंगी तो क्या होगा, घर का कौन देखेगा, बच्चों का कौन करेगा, हस्बैंड का कौन करेगा, सास ससुर को कौन देखेगा, मम्मी पापा को कौन देखेगा। इतनी सारी चीजें उनके दिमाग में रहता है कि वो बीमार होते हुए भी वो नहीं कुछ करती है, क्योंकि वो यही सोचती है कि मेरे बिना कैसे होगा। और आपका जब बॉडी ओवरवर्क रहता है, आप फिजिकली बहुत ज्यादा थक गए हो, आपको ट्रैवलिंग भी करके आपने ऑफिस भी पहुंचना है, घर का भी देखना है, बाहर का भी देखना है, तो इतना बॉडी ओवरवर्क हो गया है, लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, आपका एनर्जी लेवल डाउन होता है। सेकेंड लेवल पे है इमोशनल, बैड मेमोरीज, बैड एक्सपीरियंस, हैंडलिंग नेगेटिव पीपल। आपको पता है ये बहुत ही ड्रेनिंग एक्सपीरियंस होता है। हमारी जिंदगी में कुछ अगर हमारे कुछ मेमोरीज हैं, हमारा कुछ बहुत बुरा एक्सपीरियंस हमारे साथ हुआ है, या हमको कुछ नेगेटिव लोगों को हैंडल करना है, तो हमारा पूरा एनर्जी खत्म हो जाता है उसमें। जबकि हम शायद फिजिकली कुछ नहीं कर रहे हैं, हमको बॉडीली कुछ एनर्जी हमारा नहीं गया है, लेकिन इमोशनली कुछ ऐसी चीजें आ जाती है कि हम पूरे ड्रेन्ड हो जाते हैं। थर्ड लेवल पे है मेंटल, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डूइंग मेंटल वर्क, कंसंट्रेशन। अब आप लोग प्रोफेशनल लेडीज हो, आप लोग जॉब कर रहे हो, आप लोग को डेफिनेटली बहुत ज्यादा मेंटल वर्क करना पड़ता है। आप स्टूडेंट्स को आप पढ़ा रहे हो, आपको इतना सारा प्रिपरेशन करना पड़ता है, घर में भी आपको सब ध्यान देना पड़ता है, बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, आपको कंसंट्रेशन लेवल तो 100% हमेशा रहना चाहिए। ये आपको मेंटली ट्रेन करता है, जो कि आपको शाम तक आपका पूरा माइंड पूरा ड्रेन्ड हो जाता है। एंड देन इज द स्पिरिचुअल लेवल, योर बिलीव फेथ इन द सुपरनैचुरल। तो कई बार महिलाओं को एक सुपरनैचुरल जो बिलीफ रहता है, जो हम जिसको भगवान मानते हैं, ऐसे इसका हमको सहारा लेना पड़ता है अपने माइंड को जगह पे रखने के लिए, क्योंकि हम इतने ड्रेन्ड हो जाते हैं, हम फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, हर तरह से कैसे इतने ड्रेन्ड हो जाते हैं कि हमको एक स्पिरिचुअल आउटलेट की जरूरत पड़ती है अपना एनर्जी को रिकूप करने के लिए, एनर्जी को वापस लाने के लिए, और एक माइंड में एक शांतता लाने के लिए हमको स्पिरिचुअलिटी की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे दो बहुत खूबसूरत एक्ट्रेसेस का फोटो है, इसको भी आइडेंटिफाई करके आप गाना गा सकते हैं। दीपिका पादुकोण एंड रेखा। करेक्ट आंसर। कोई गाना गा दीजिए, एक लाइन दोनों की, कोई भी जिसका भी आपको याद आ रहा होगा। हम भूल गए रे हर बार, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। हो गया ना सर ये कौन सा रेखा के फिल्म का गाना है क्या? हाँ, मुझे इतना याद तो नहीं आ रहा, कौन सी फिल्म का है? सौतन की बेटी। अरे बाप रे, क्या गजब का आपका याददाश्त है, आपने कितना याद रखा, पिक्चर का नाम, गाना। नहीं तालिया उसको, सर, तालिया। ये मुझे पूरा याद है ना, आप मैंने सच में बहुत ज्यादा म्यूजिक में आप डूबे हुए हो, तभी आपको इतना कुछ याद रहता है, नहीं तो इतना पॉसिबल नहीं होता है याद रखना। इनके ये भी दोनों बहुत ही सक्सेसफुल एक्ट्रेस हैं, एंड दे आर नोन फॉर देयर एनर्जेटिक प्रेजेंस। आज यस, क्या मैं मुझे सुना जा सकता है? क्या मैडम, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। मैडम एक्चुअली
मैं एक्ट्रेस को देख के नहीं रिकॉग्नाइज कर सकती, पर यदि रेखा है तो उनका एक बहुत क्लासिकल बेस्ड गाना भी है, पिया बावरी पी कहाँ पिया पिया बोले रे पिया बावरी। क्या बात है मैडम, क्या बात है। खूबसूरत फिल्म का गाना है, बहुत सुपरहिट पिक्चर थी ये। रेखा ने इतना सुंदर रोल किया है उसमें, तो बहुत प्यारा सा गाना है, आपने गा दिया। बहुत थैंक यू सो मच इतना प्यारा गाना गाने के लिए, और थैंक यू कि आपने इनको रिकग्नाइज भी किया, तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, अभी रेखा जी ये 70 साल के ऊपर इनका एज है, आप उनको फोटो देखेंगे ना तो 30-35 के ऊपर तो लगती नहीं है। इतना मतलब अपना एनर्जी मैनेजमेंट इन्होंने इतना फर्स्ट क्लास किया है। वैसे दीपिका पादुकोण एक बैडमिंटन प्लेयर भी है, अदर देन एक्ट्रेस। इनके फादर प्रकाश पादुकोण एक बहुत फेमस बैडमिंटन प्लेयर है इंडिया के। ये भी बहुत अच्छा अपना ये मेंटेन की है, बहुत इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। तो क्या होता है, एक एनर्जी वाले जो लोग है ना, इनको अलग टाइप का एक रिकॉग्निशन मिलता है। उन लोग अपना एक ऐसा ऑरा बिल्डअप करते हैं अपने चारों तरफ कि लोग उनको एडमायर करते ही हैं। तो ये ऐसे दोनों एक्ट्रेसेस हैं, तो बहुत ही एडमायरेबल एक्ट्रेसेस हैं दोनों, खूबसूरत तो है ही है, साथ में इनके दूसरे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटीज है। अब ये 7th टिप है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ, डाइट एंड स्लीप। ये तीनों चीज के बिना महिलाओं का कभी भी एम्पावरमेंट हो ही नहीं सकता है। तो सबसे पहले इट इज हेल्थ दैट इज रियल वेल्थ एंड नॉट द पीसेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। महात्मा गांधी ने इतने सालों पहले ये कहा था कि जो असली जो दौलत है ये हमारा सेहत है। आज जब हम सोना चांदी का रेट देखते हैं तो हमको लगता है कि सबसे बड़ा वेल्थ, अरे मेरे लॉकर में इतना सारा सोना रखा है, इतना सारा चांदी रखा है, मैं तो बहुत अमीर हूँ, हम सोचते हैं। लेकिन आप जरा सोच के देखिए कि लॉकर में जितना भी सोना चांदी है, आपने जितने भी पहन रखे हैं, आपके घर में बंगला, गाड़ी, सब कुछ है, लेकिन अगर आपका सेहत नहीं है तो क्या आपको कुछ भी मजा आएगा? कुछ भी मजा नहीं आएगा। आप सोचिए ना, जिस दिन आपको आप ऐसे अज्यूम करिए कि किसी आपको अवार्ड मिल रहा है कोई बहुत बड़ा सा, और उसी दिन आपके दांत में अगर दर्द हो रहा है तो आपको क्या मजा आएगा उस अवार्ड का? या आपके सर में उस दिन दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा माइग्रेन हो गया आपको कुछ मजा आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो एक्चुअल जो वेल्थ है हमारा, दैट इज हेल्थ। अगर आपके पास हेल्थ है तो सब कुछ है, आप सब कर सकते हैं। तो हेल्थ बनाने का अच्छा तरीका है, आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज करो, योगा, मेडिटेशन करो, डीप ब्रीदिंग करो। आप ये मी टाइम थोड़ा तो भी निकालो, कितने भी चाहे आप बिजी हो, 15 मिनट, आधा घंटा भी आपके लिए बहुत है, पर जरूर करो ताकि आपका हेल्थ मेंटेन रहे, क्योंकि आप ही तो मेन है। आप ही के बदौलत पे तो सब कुछ चल रहा है, और आप ही अगर ठीक नहीं हो तो कैसा होगा सब कुछ? तो आपको अपने आप को मेंटेन करना है। आपको 3 टाइम खाना है। आप बहुत स्ट्रेस रहते हो, आपको बहुत वर्कलोड रहता है, टाइम ही नहीं है, आप भाग रहे हो सुबह कॉलेज बिना ब्रेकफास्ट किए, वहां जाके आप चिड़चिड़ हो रहा है आपको क्योंकि आपका शुगर लेवल डाउन हो रहा है, आप खाए नहीं है कुछ, बच्चों के ऊपर गुस्सा निकाल रहे हो, मैनेजमेंट के साथ भी आपके कुछ झगड़े हो रहे हैं, कुछ हो रहा है। तो ये सब इसी चीज के लिए हो रहा है क्योंकि आपके गाड़ी में तो पेट्रोल ही नहीं है। तो आपको ये 3 मील्स को विदाउट फेल आपको करना है। हेवी ब्रेकफास्ट लेना है, क्योंकि अगर फिर थोड़ा लेट लंच भी हुआ तो चलेगा, लंच थोड़ा आपको लाइट लेना है, और रात का जो खाना बिल्कुल ही लाइट लेना है। दिन में 8 से 10 ग्लास पानी पीना। ये भी नहीं होता है क्योंकि आप लोग इतने बिजी रहते हो कि पानी पीने का याद ही नहीं रहता, आपको टाइम ही नहीं मिलता, याद भी आए तो टाइम ही नहीं है पानी पीने के लिए। आप एक पानी बोतल पास में हमेशा रखो कि जैसे ही जरूरत पड़े या ना पड़े, आपने एक ये बना लेना है कि भाई इतना बोतल पानी का मेरे को खत्म करके शाम को घर जाना है, मैं पानी वाला बोतल लेके घर नहीं जाऊंगा। फिर आपको ग्रीन वेजिटेबल्स खाने हैं, फ्रेश फ्रूट्स खाना है, ईट अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप एंड लाइफस्टाइल। आपका जो लाइफस्टाइल में क्या लगता है कैलोरीज, उसके हिसाब से आपने खाना है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सब खाना है। हम लोग कई बार बोलते हैं कि अरे कार्बोहाइड्रेट अवॉइड करो, मोटे हो जाएंगे। बॉडी में हर चीज की जरूरत है, हर चीज का एक लिमिट होता है, उतना चाहिए ही चाहिए। उससे अगर कम हुआ ना तो आप बीमार ही पड़ जाओगे। तो ऐसा कार्बोहाइड्रेट जीरो है जरूरत है ऐसा नहीं है, फैट भी थोड़ा चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आपका जो फ्यूल है वो तो फैट है ना, आपका गाड़ी जो चला रहा है वो तो वही है वो। तो हर चीज थोड़ा थोड़ा आपको खाना है। सॉफ्ट ड्रिंक, जंक फूड, अल्कोहल, इसको आप अवॉइड करिए। फिर सोने का, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज बेस्ट है ये। 7 से 8 घंटे की नींद आपकी होनी चाहिए। हेवी फूड आपने अवॉइड करना है, खासकर रात में। डीप ब्रेथ लेना है आपने। जितनी बार आप अच्छे डीप ब्रेथ लोगे, इवन आप जब कॉलेज में बैठे हो, काम कर रहे हो, पढ़ा रहे हो, डीप ब्रेथ लेते जाओ, आपका ज्यादा अच्छा आउटपुट रहेगा।
फिक्स टाइम फॉर योर स्लीप, डेली का फिक्स कर लो, रात को 10 बजे 10:30 बजे मेरे को सोना है, मैं सुबह 5 बजे उठूंगी चाहे कुछ हो जाए। कंफर्टेबल क्लोथ्स, मैट्रेस एंड पिलो, कपड़े कंफर्टेबल, मैट्रेस, पिलो सब कंफर्टेबल होना चाहिए, नहीं तो डिस्टर्ब स्लीप होता है। स्टे अवे फ्रॉम योर मोबाइल, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स कर लेना है कि भाई इसके बाद मैं मोबाइल नहीं देखूंगी चाहे कुछ हो जाए, और सुबह इतने बजे से पहले मैं मोबाइल नहीं देखूंगी चाहे कुछ हो जाए। ये अगर आप एक लाइफ का पार्ट बना लेते हैं ना तो आपका लाइफ बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा कल्प्रिट आज के तारीख में ये मोबाइल है जो हमारी जिंदगी खराब करके रखा है। तो ये 7 ऐसी चीजें हैं जो आपने करना है एम्पावर करने खुद को। अब ब्रूस ली का नाम तो आपने सुना ही होगा। ब्रूस ली एक बहुत कराटे वगैरह के बहुत एक्सपर्ट है, उन्होंने बहुत सारे मूवीज में भी एक्ट किया है। तो ब्रूस ली ने कहा, डोंट स्पीक नेगेटिवली अबाउट योरसेल्फ इवन एज अ जोक, योर बॉडी डजंट नो द डिफरेंस, वर्ड्स आर एनर्जी एंड दे कास्ट स्पेल, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्पेलिंग। चेंज द वे यू स्पीक अबाउट योरसेल्फ एंड यू कैन चेंज योर लाइफ। हम महिलाओं की एक आदत होती है, हम कॉम्प्लीमेंट लेना नहीं जानते। कोई हमें कहता है कि आज बहुत सुंदर साड़ी पहनी हो, बहुत अच्छी लग रही हो, आप तुरंत बोलेंगे अरे नहीं ना रे, ये तो ऐसे ही है, मेरे को तो ये साड़ी पसंद नहीं है और मैंने ठीक से आज पहना भी नहीं, मुझे तो टाइम ही नहीं मिला। मतलब हम उसको अप्रिशिएट करने के बदले में हम नेगेटिविटी ले आते हैं उसमें। कई बार हम अपने बारे में मजाक करते हैं, अरे मैं तो मोटी हूँ, नहीं भी है तो भी मैं मोटी हूँ, मैं काली हूँ, मेरी हाइट कम है, मेरी हाइट ज्यादा है, ऐसे नेगेटिवली आप बात करते रहते हो। तो ब्रूस ली का कहना है कि हमारा शरीर, हम जो बोलते हैं वो सुनता है वो शरीर, और शरीर के ऊपर उसका प्रभाव होता है। इसीलिए आप जो भी बोलो सोच समझ के बोलो, मजाक के तौर पे भी अपने बारे में, अपने शरीर के बारे में कभी भी नेगेटिव बात मत करो, क्योंकि वो नेगेटिविटी आपके अंदर चला जाएगा और वो आपको बहुत नुकसान करेगा। आप पॉजिटिव रहो और देखो आपकी जिंदगी में कितनी पॉजिटिविटी आती है। तो मुझे ये कोड बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैंने यहाँ शेयर किया आप लोगों के साथ, और उम्मीद करती हूँ कि आप इस चीज को मानोगे। अब महिलाओं की एक आदत होती है कि हर चीज में गिल्टी फील करते हैं और हर चीज का वो जस्टिफिकेशन देते हैं कि मैं ये क्यों कर रही हूँ। यहाँ कुछ ऐसी चीजें मैंने लिस्ट आउट किया है कि थिंग्स यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन टू एनीवन। आपको किसी को भी जस्टिफाई नहीं करना है। Why you need rest? आपको अगर आराम करना है तो आपको किसी को भी जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं कि आप आराम क्यों कर रहे हो। बिल्कुल आपका हक है आराम करने का। योर बाउंड्रीज, आपकी जो बाउंड्रीज हैं जिसके अंदर आप किसी को अलाउ नहीं करते हो, चाहे आप कितने भी क्लोज हो, चाहे आपका कितना भी क्लोज हो व्यक्ति हो, आपको अगर आप चाहते हो कि मेरा एक बाउंड्री रहे तो आप बिल्कुल वो बाउंड्री रख सकते हैं और आपको जस्टिफाई करने की कोई भी जरूरत नहीं है। योर हीलिंग जर्नी, कई बार हमारे लाइफ में कुछ ऐसे ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स हो जाते हैं, कुछ ट्रॉमा से हम निकलते हैं, तो हम अपने आप को धीरे 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 हम हील करते हैं। हम जब सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं तो हमको किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है, किसी की भी इजाजत लेने की जरूरत नहीं है कि हम क्यों अपने आप को हील कर रहे हैं। योर ईटिंग हैबिट्स, अब आपको मीठा खाना पसंद है, आपको नॉनवेज खाना पसंद है, ये आपका चॉइस है, बिल्कुल आप खाओ। आपको किसी को भी जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं कि आप मीठा क्यों खाते हो, कि नॉनवेज क्यों खाते हो या कुछ और क्यों करते हो। इट इज योर लाइफ, इट इज योर चॉइस, नो नीड टू गिव एक्सप्लेनेशन टू एनीवन व्हाई यू आर सेइंग नो। अब हमने पहले भी देखा कि ना बोलना बहुत जरूरी होता है जहाँ चाहिए वहां। तो ये ना जब आप बोलते हो तो गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं। अगर आपके अंदर से अंदर आपका जो अंतरात्मा बोल रहा है कि ना बोलना सही है ये, तो बिल्कुल हिम्मत से बोलिए आप ना, और कुछ भी जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं कि आपने क्यों ना बोला। वाई यू आर मेकिंग चेंजेस, आप कुछ बदलाव ला रहे हैं, आपकी इच्छा है, क्यों आप जस्टिफाई करोगे किसी को। हाउ यू स्पेंड योर फ्री टाइम, आपको संगीत में रुचि है, आप किताब पढ़ना पसंद करते हैं, आप गाना गाना पसंद करते हैं, आपको खाना बनाना पसंद है, बिल्कुल करो। कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं कि मैं अपने फ्री टाइम में क्यों ये कर रही हूँ। योर बॉडी साइज और शेप, आजकल के जमाने में ये सब बहुत मैटर करता है कि भाई अपना हमारा फिगर कैसा है, हम कितने सुंदर हैं, हम क्या मेकअप कर रहे हैं, कितने ब्रांडेड कपड़े पहने हैं। अरे ये आपका बॉडी है, आपकी मर्जी, आप मोटे हो, पतले हो, लंबे हो, नाटे हो, जो भी हो, किसी को भी आपको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। अरे मैं क्या करूं, मैं तो मोटी हूँ, मेरा तो जेनेटिक प्रॉब्लम है, मेरे घर में सभी मोटे। अरे ठीक है ना, मोटे तो क्या हो गया उसमें, किसी को भी आप जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। व्हाट मेक्स यू हैप्पी इन लाइफ,
किस चीज से आपको हैप्पीनेस मिलता है, उस चीज को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। जो भी चीज आपको खुशी देती है करो। आपको डांस करना पसंद है, आप कोई बोलेगा अरे आज आप इतने सीनियर पोस्ट पे आ गए हो, आप इतने एज हो गया, आपका क्यों डांस? अरे मेरी मर्जी है, मेरे को डांस करना अच्छा लगता है, मैं करूंगी। तो आपको ये सब चीजों का एक्सप्लेनेशन किसी को देने की जरूरत नहीं, और ये एरोगेंस नहीं है, ये सेल्फ एक्सेप्टेंस है कि आप अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हो, आप अपने आप को रेस्पेक्ट कर रहे हो, इसीलिए आप उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हो। इसलिए नहीं कि आप दूसरे को गिनते नहीं हो, मानते नहीं हो, उसको ये नहीं करते हो, नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है। ये दिस इज सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ एक्सेप्टेंस। तो ये चीजें आपको करना है एम्पावर होने के लिए। I found peace when I realized people are at war with themselves, not me. कई बार क्या होता है कि हमको जिंदगी में कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं, कभी कभी हमारे निजी जिंदगी में, कभी कभी हमारे प्रोफेशनल जिंदगी में, जो हमको बहुत ज्यादा डिग्रेड करते हैं, हमको पुट डाउन करते हैं, हमसे ठीक तरीके से बात नहीं करते हैं, इंसल्ट करते हैं, हमको जहां जहां मौका मिलता है नीचा दिखाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम महिलाओं में मन में एक विचार आता है कि क्या मैं सच में इतनी बेकार हूँ, क्या मैं सच में इतनी लो स्टैंडर्ड हूँ, क्या मैं इतना अनवांटेड हूँ कि लोग मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं। तो ये कोर्ट में ये बोला गया है कि जब लोग आपके साथ ऐसे बर्ताव करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कम हो, इसका मतलब ये है कि वो सामने वाला अपना कमी ढांकने के लिए आपके साथ ऐसा बर्ताव करे। हो सकता है कि आप उससे बेहतर हो सकता है कि आप बहुत अच्छे इसके हो, सामने वाले को सहन नहीं हो रहा है, जलन हो रही है उसको, इसीलिए वो आपको पुट डाउन कर रहा है। तो कभी भी आप हीन भावना मत लेके आओ अपने अंदर, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। जस्ट बिकॉज किसी ने आपको डाउन करने के लिए कुछ बोल दिया, कुछ कर दिया, तो वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आप बिल्कुल मत अपने अंदर लाओ, क्योंकि ये सामने वाले का प्रॉब्लम है, उसकी जिंदगी ठीक नहीं है, उसमें कुछ कमी है, उसको इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। इसीलिए वो आपका जो ग्रोथ हो रहा है, जो अपने में अच्छाई है, वो ना पसंद नहीं करता देखना और आपको दबाने की कोशिश करता है। I learned how to say okay without arguing back. ये सीखना बहुत जरूरी होता है कि जब कुछ डिस्प्यूट या डिसएग्रीमेंट होता है तो हर बार आर्ग्यू करके जीतने की जरूरत नहीं है। जहां जरूरत नहीं है वहां पे आप चुप रहो, रिएक्ट ही मत करो, आर्ग्यूमेंट वहीं खत्म। क्योंकि देखिए आर्ग्यूमेंट जब होता है ना तो सामने वाले को भी तकलीफ होती है और आपको भी उतनी ही तकलीफ होती है। चाहे वो आर्ग्यूमेंट आप जीत क्यों ना जाओ, फिर भी आप कई बार खुश नहीं रहते। तो ये सीखना बहुत जरूरी होता है कि कैसे उस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालो। आई एम लर्निंग हाउ टू स्टे काम विदाउट गेटिंग मैड। कभी कभी कोई इतना आपको इरिटेट कर देता है, आपको समझता है कि मैं इसका खून कर दूं, लेकिन आपका बड़प्पन किस बात पे है? शांत रहना, नाराज नहीं होना, रिएक्शन नहीं दिखाना, ये आपका बड़प्पन है। आई एम लर्निंग हाउ टू वॉक अवे विदाउट हेट। आपके किसी के साथ कुछ मतभेद हो गया, किसी के साथ कुछ डिस्प्यूट हो गया, तो आपको आना चाहिए कि उस सिचुएशन से आपको हटा लो अपने आप को, सामने वाले से नफरत न करते हुए। ये बहुत बड़ी चीज है, नफरत न करते हुए, विदाउट हेटिंग दैट पर्सन। क्योंकि किसी को हेट करना बहुत आसान है। किसी ने आपके बात से सहमत नहीं है, कोई आपके अगेंस्ट कुछ बोल दिया और आप तुरंत उसको हेट करने लगे, कई बार ऐसा होता है। तो वो मत होने दो, क्योंकि हेट एक बहुत नेगेटिव एनर्जी है जो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो लर्न टू वॉक अवे विदाउट हेट, दैट यू मस्ट लर्न। ये एक्सरसाइज मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये मुझे बहुत पसंद है। ये एक्सरसाइज बिना कोई तकलीफ का करने वाला एक्सरसाइज है। अब ये एक्सरसाइज में कुछ नहीं करना है, आपको एक दीवार के पास, या तो अगर आपके बेड के पास दीवार है तो, या फिर फर्श में भी आप चटाई डाल के लेट सकते हैं। आपको जो आपकी जो सीट है वो बिल्कुल दीवार तक लाना है और आपके पैर बिल्कुल सीधा ऊपर दीवार पे ऐसे टेकना है। उससे क्या होगा, आपका जो पैर में से जो भी ब्लड फ्लो है ये वापस रिवर्स में आपके, अब देखिए हम पूरे टाइम खड़े रहते हैं, बैठते हैं, तो हमारा ब्लड फ्लो नीचे जाता है। ये उल्टा जब हम करते हैं ना तो हमारा पूरा ब्लड फ्लो वापस ऊपर आता है। तो इससे क्या क्या फायदे हैं? लोअर्स एंजाइटी एंड स्ट्रेस, हेल्प्स ड्रेन डिटॉक्सिफाइंग लिम्फ फ्लूइड, eases headache and regulates blood flow, restores swollen, sore, tired feet and legs, improve digestion and gut health, helps improve health.
ये बिल्कुल सिर्फ 5 मिनट करना है और बिना मेहनत का एक्सरसाइज है ये। बेड में आप लेटे लेटे, अगर बेड के पास कोई दीवार है तो जरूर ये आप कर सकते हैं, बेड पे लेटे लेटे या फिर नीचे चटाई डाल के करिए। 5 मिनट करिए, डेली करिए। ये जितने चीजें लिखी है ना, पक्का आपको ये मदद होगा, क्योंकि मैंने खुद में किया है, मैं रेगुलरली ये करती हूँ। और सबसे ज्यादा मुझे डाइजेशन और गट हेल्थ का मेरे को फायदा हुआ है। पहले मुझे डाइजेशन का बहुत प्रॉब्लम होता था कि प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, एसिड रिफ्लेक्स हो रहा है, जब स्ट्रेस बढ़ता है तब ये सब होता है। तो ये प्रॉब्लम से मुझे बहुत ज्यादा रिलीफ मिला। तो ये आप प्लीज करके देखिए, हेडेक कम होगा आपको। आप लोगों का तो इतना स्ट्रेसफुल रहता है काम की, हेडेक के भी चांसेस बहुत रहते हैं। एंजाइटी एंड स्ट्रेस भी कम होता है, बहुत अच्छा फील होता है। एंड जस्ट 5 मिनट इन हेडेक। तो ये प्लीज जरूर आप लोग करिए। अब एक मैं वीडियो शेयर करना चाहती हूँ आपसे, मुझे बहुत ये अच्छा लगा था ये वीडियो। ये इंग्लिश करके जो हिंदी मूवी थी जिसमें श्रीदेवी ने एक्ट किया था, उस मूवी का स्टोरी है। जो एक हाउसवाइफ फॉरेन जाकर कैसे इंग्लिश सीखने की कोशिश करती है। जब वो उसका एकदम ही रूटीन घिसा पिटा लाइफ रहता है, तब एक फ्रेंच शेफ उसके जिंदगी में आता है जो उसकी इंग्लिश क्लास में रहता है, और वो कैसे अपने आप को अच्छा महसूस करने लगती है। लेकिन लास्ट में उसको रियलाइज होता है कि नहीं, अपनी जो जिंदगी है वो अपनी ही जिंदगी है, किसी और के से नहीं करना। पर वो बोलती है उसको कि थैंक यू, तुमने मुझे अपने आप से प्यार करना सिखाया। तो यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, सबसे मैं ये कहूंगी कि सबसे पहले आपको ये करना है कि खुद से प्यार करना सीखो। बहुत इंपॉर्टेंट होता है एम्पावरमेंट के लिए। क्योंकि आप सोचिए ना, अगर खाली एक कप है तो वो किसी और को क्या दे सकेगा। भरा है कप अगर, वो तो आधा अपना चाय किसी के साथ शेयर कर सकता है, लेकिन कप अगर खाली है तो क्या शेयर करेगा। तो आपको अपने आप से प्यार करके आपको अपना प्याला पहले भरना है। वो प्याला जब भरा रहेगा ना, तो जैसे श्रीदेवी ने बोला, आपको पुरानी चीजें भी अच्छी लगने लगेंगी। अपनी पुरानी जिंदगी जिससे कि आप बहुत परेशान थे, अच्छा नहीं लगता था, वो भी आपको अच्छा लगने लगेगा अगर आप खुद से प्यार करना सीखें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है ये कि खुद से प्यार करो। और मैं चाहूंगी कि आप सभी लोग इस चीज को गांठ बांध लें कि जिंदगी में एक्चुअली हैप्पीनेस, खुशी अगर चाहिए आपको, तो सबसे पहले आपको खुद से प्यार करो। आई एम इनफ। हर महिला को ये कहना है, आई एम स्टिल ग्रोइंग, आई एम वर्क इन प्रोग्रेस। मैं ग्रो हो रही हूँ। आई कांट प्लीज एवरीवन। मैं सबको खुश कभी नहीं कर सकती हूँ, ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम सोचेंगे कि हम घर में सबको खुश करेंगे, ऑफिस में भी सबको खुश करेंगे, तो ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। कोई ना कोई तो आपसे नाराज ही रहेगा। तो ये आप एक्सेप्ट करके चलिए। आई कैन से नो, जहाँ जरूरत है ना बोलना आना चाहिए। आई मेक मिस्टेक्स, एक्सेप्ट करो, आप इंसान हो, गलती कर सकते हो आप। आई डोंट हैव टू बी परफेक्ट। मुझे परफेक्ट फिजिकली, मेंटली, कैसे भी हमको 100% परफेक्ट होना पॉसिबल नहीं है। तो जो भी आपकी इम्परफेक्शन है, उसको रखते हुए खुद से प्यार करो। आई हैव वीकनेसेस, मेरे में बहुत सारी कमजोरियां हैं, उसको एक्नॉलेज करो। आप कोशिश करो जितनी कमजोरियां हैं उसको कम करने का और अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने का। आई डोंट हैव टू नो एवरीथिंग, मुझे सब आना जरूरी नहीं है। आई एम डूइंग व्हाट इज बेस्ट फॉर मी। मेरे लिए जो सबसे उचित है वो मैं कर रही हूँ। इट इज सेफ फॉर मी टू बी अनअपोलोजेटिकली मी। बिना शर्मिंदा हुए, बिना अपोलोजाइज किए मैं बनकर रह सकती हूँ, बिकॉज आई एम इनफ। ये हर महिला को सोचना है, बार बार अपने आप से कहना है, ताकि वो एक्चुअल सही मायने में वो एम्पावर्ड हो जाए। तो वुमेन एम्पावरमेंट का खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, दैट इज फाइनेंशियल लिटरेसी। अब जैसे मैंने आपसे बोला, वो वुमेन एम्पावरमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है फाइनेंशियल लिटरेसी। क्योंकि जब तक आप फाइनेंशियली लिटरेट नहीं होते हो,
तब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं रहोगे, कॉन्फिडेंट नहीं होगे, और कभी भी आप एक अलग से अपना एक इमेज बनाना, अपनी एक पर्सनालिटी बनाना आप कभी भी नहीं कर पाओगे। जैसे मैडम ने शुरू में मेरे इंट्रोडक्शन में बताया कि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, बहुत ज़्यादा एकेडमिक्स में इंटरेस्ट है इसलिए मैं पढ़ाती हूँ, बट अदरवाइज बेसिकली मेरा जो ये है वो एंटरप्रेन्योरशिप। मैं विदर्भा इंडस्ट्री एसोसिएशन नागपुर से पिछले 20-25 साल से जुड़ी हूँ मैं, और कई महिलाओं को मैंने ये देखा है जो सक्सेसफुल है, उनको भी मैंने देखा है कि जहाँ पे फाइनेंस की बात आती है, पैसों की बात आती है, तुरंत वो लोग बोलते हैं कि मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं देखती हूँ, मेरा हस्बैंड देखते हैं, मेरा भाई देखता है, मेरा फादर देखता है। मतलब औरतों ने माइंड ही बना लिया कि भाई हमको फाइनेंस एक चीज है जो हमको कुछ नहीं मालूम, वो सब हमारे दूसरे जो जेंट्स लोग हैं वो संभालते हैं। अब इसमें से कई औरतें MBA की है फाइनेंस में, CA हैं, ICW, फिर भी कॉन्फिडेंस तो जेंट्स के ऊपर है कि भैया वही है जो पैसे हैंडल कर सकते हैं, हमको नहीं मालूम। तो ये चीज अपने को अपने दिमाग से निकालना है कि ये कोई ऐसा हुआ नहीं है सिर्फ हम पैसे से शॉपिंग करके आना, हम जानते हैं, इतने तक अपने आप को नहीं रखना है, हमको उसका बेटर वे में कैसे पैसे का निवेश हो सकता है, ये सब चीजों की तरफ भी हमको ध्यान देना है। फाइनेंशियल लिटरेसी फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। Financial literacy means having knowledge of personal finance, budgeting, saving and investment and managing debt. तो फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब ये नहीं होता है कि आपको बिल्कुल बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी ये सब आता हो। आपको बेसिकली आपका जो फाइनेंस है, जो आप पैसे कमा रहे हो, आपके परिवार में जो पैसे आ रहे हैं, उसको कैसे मैनेज करना, उसका सही तरीके से बजटिंग कैसे करना, कितना सेविंग करना, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना, और अगर आपने कोई लोन वगैरह लिया है तो उसको ठीक तरीके से कैसे सर्विस करना। ये चीज अगर आपको आ जाती है तो दैट मीन्स यू आर अ फाइनेंशियली लिटरेट पर्सन। अब ये फाइनेंशियल लिटरेसी के कुछ कंपोनेंट्स है। एक तो आपको सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए कि आई एम गोइंग टू हैंडल फाइनेंस। सबसे पहला चीज, अगर आप डर के भागोगे कि नहीं भैया मेरे को तो समझता नहीं, मेरे को तो आता ही नहीं है, मैं तो ज्यादा उसमें पढ़ती भी नहीं, मेरे को पहले ही बहुत टेंशन है, तो कभी भी आपको फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं आने वाला है। दूसरा, बजट प्लान। आई एम श्योर आप लोग करते ही होंगे घर में बजट, तो उसको अच्छे तरीके से कैसे प्लान करना ये सीखना जरूरी है। तीसरा, कंजम्पशन हैबिट्स, क्या खरीदना, क्या घर में लाना, क्या नहीं लाना, ये सब चीजों के बारे में एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना आपको आना चाहिए। डेट एडमिनिस्ट्रेशन, लोन का रीपेमेंट, कौन सा लोन लेना है, कब लेना है, कितना लेना है, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने पैसे सेविंग करने हैं, रिस्क मैनेजमेंट, कहाँ कहाँ आपको इन्वेस्ट करना है, कौन सी जगह पे इन्वेस्ट करेंगे तो आपको रिटर्न्स ज्यादा मिलेंगे, वो आपको समझना है। आपके इन्वेस्टमेंट्स क्या हो सकते हैं ये समझना है। रिटायरमेंट प्लान एंड इंश्योरेंस, ये भी एक एरिया है जहाँ पे महिलाएं बिल्कुल ध्यान नहीं देती। आप रिटायर हो जाओगे, उसके बाद आपके पास एक अच्छा कॉर्पस होना चाहिए लाइफ अच्छे से जिंदगी जीने का। आप जितने दिन सर्विस कर रहे हो, आपको रेगुलर मंथली सैलरी आ रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि लाइफ में कुछ प्रॉब्लम, आप सोचते ही नहीं, अरे वो तो बहुत दूर है, मेरे को तो भी रिटायरमेंट के लिए बहुत साल है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद आपको कैसे वो पैसा कैसे ये करना कि भाई इन्फ्लेशन को कैसे काउंट करना, कि जो मनी वैल्यू जो डिटोरिएट हो रहा है उसको कैसे करके रिटायरमेंट के लिए आप ऐसे जमा करो कि आज की आपकी जो लाइफस्टाइल है ये उस समय भी आपके पास होना चाहिए। वैसे इंश्योरेंस के मामले में भी लेडीज लोग बहुत पीछे हैं, कोई भी इंश्योरेंस में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, चाहे वो मेडिकल इंश्योरेंस हो, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे वो गाड़ी का इंश्योरेंस हो, सब उनको लगता है कि हस्बैंड है वही करेंगे। तो आपको पता ही नहीं रहता वो क्या करना, कैसे करना, और खुदा ना खास्ता कभी जरूरत पड़े तो उसको क्लेम कैसे करना, ये भी नहीं मालूम रहता। तो इसीलिए ये फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एम्पावरमेंट। अब आप ये देखिए, इसमें 44% महिलाएं ऐसी हैं जिनको जीरो नॉलेज है फाइनेंशियल लिटरेसी का। The female population in India in 2025 is 48.44% out of the total population of 144 crores. More than 21.31 crore in India have zero financial literacy. सोचिए आप, 21.5 करोड़ महिलाएं ऐसी हैं जिनको फाइनेंशियल लिटरेसी है ही नहीं, जीरो है। 40% ऐसे हैं जिनको थोड़ा है, 12 है जिनको ठीक ठाक है, 4% ऐसे हैं जिनको एक्सेलेंट है। सिर्फ 4%, सोचिए आप, 144 करोड़ में जो विमेन का 48% है, उसमें सिर्फ 4% का बहुत अच्छा फाइनेंशियल लिटरेसी है। तो हमारे देश में हम बहुत पीछे हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है?
It gives economic independence by enabling informed decision about their personal finances. आपका जो पर्सनल फाइनेंस है ये आपको अच्छे से अगर आप हैंडल करते हैं फाइनेंशियली लिटरेट होकर, तो आपको एक्चुअली इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस मिलता है। अब देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं है कि भैया आप आपके घर में आप अपना अलग से फाइनेंस का वो कर रहे हो, आप आपकी जैसी मर्जी आप खर्च कर रहे हो, जैसी मर्जी आपको जो करना है, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। आप जॉइंटली फैमिली में बैठ के डिस्कस करके अपने पर्सनल फाइनेंसेस का एक वो बनाओ, और ये बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक इंसिडेंट मैं शेयर करूंगी। एक मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है, बहुत हाईली क्वालिफाइड डॉक्टरेट है वो, उसके फादर, वो भी केरला के हैं वो लोग, तो उसके फादर ने, वहां पे भी सेम था, मम्मी हाउसवाइफ थी, तो ये फादर जो थे ये मम्मी के साथ कुछ भी शेयर नहीं करते, और मम्मी भी कभी इंटरेस्ट नहीं लिया, अरे ठीक है ना, वो देख रहे हैं ना, मैं तो क्या अपना दिमाग में और टेंशन लाना। अब ये फादर, इन्होंने क्या किया, वो केरला में जाके कहीं तो भी जमीन खरीदा, एंड इतने ग्रेट कि उन्होंने बताया ही नहीं घर में कि उन्होंने कहीं जमीन खरीदा है। अब अचानक कुछ साल बाद उनका हार्ट अटैक से डेथ हो गया। अब ये फैमिली को पता ही नहीं कि वहां कोई जमीन है। कुछ साल बाद अचानक एक दिन एक फोन आता है उनको। अब फोन आता है तो वो सामने वाला बंदा बोलता है कि आपके फादर का, जो मेरी जो फ्रेंड है उसको फोन आता है, बोले आपके जो फादर का जमीन यहाँ पे है, वो बोले वो ऐसे ही फालतू पड़ा था, उसका कुछ भी ये नहीं था, ऐसे ही पड़ा था वो, तो हमने उसको कब्जा कर लिया। अब आप ऐसे करो कि हम जो पैसे आपको देंगे वो लेकर ये जमीन आप प्रॉपरली हमारे नाम पे कर दो, नहीं तो हमको पता है ये जमीन को कैसे हड़पना। इसीलिए ठीक तरीके से आप आके यहाँ पे हमको दे देंगे तो ज्यादा अच्छा है, और हमको जितना सही लगता है उतना अमाउंट हम देंगे। अब ये तो शौक पूरे घर वाले, ये तो बोले हमको मालूम ही नहीं कि वहां पे कोई जमीन है हमारे नाम का, तो बोले नहीं है, अब आके कर दो हमारे नाम। आप सोचो, वो मेरी फ्रेंड, उसका भाई, उसकी मम्मी, ये लोग गए वहां पे केरला में, और वो वहां जो बंदा मिला वो निकला एक नंबर का, वहां का अंडरवर्ल्ड डॉन टाइप का आदमी निकला। तो उसने वो इतना बड़ा जमीन का कुछ तो भी एक छोटा सा अमाउंट उनको दिया और पूरे पेपर्स अपने नाम से करवा दिए। अब बताइए कितना ये गलत हुआ। अगर वो फादर को थोड़ा सा भी कॉमन सेंस रहता तो एटलीस्ट कुछ तो बताया रहता कि मैंने जमीन खरीदा, ये पेपर है उसके यहाँ रखे हैं, कुछ नहीं। एंड मम्मी भी वैसे ही, ठीक है ना, वो देख रहे हैं, मैं क्यों अपना लोड लू करके, उनने भी नहीं पूछा। अब नतीजा क्या हुआ, कितना बड़ा लॉस हो गया उनको। वो जो सामने वाले थे जितना अमाउंट दिया उतना लेके चुपचाप आना पड़ा, और वो निकला अंडरवर्ल्ड डॉन, लड़ भी नहीं सकते उससे, केस भी नहीं कर सकते उसके अगेंस्ट में। तो ऐसी स्थिति होती है। तो ये बहुत जरूरी होता है इंफॉर्मेशन, ये ध्यान न देने का एक्चुअल प्रॉब्लम है। वो मम्मी भी कोई ऐसे अनएजुकेटेड नहीं है, वो भी ठीक ठाक पढ़ी लिखी है। अब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट। अब देखिए आपकी जिंदगी में खुदा ना खास्ता कुछ बुरा घटना घट गया, कभी आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना पड़ा, तो जब तक आपके पास फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है आपका लाइफ पूरा खराब हो जाए। इसीलिए लिटरेट होना बहुत जरूरी है। हो सकता है कभी आपको जरूरत ही ना पड़े सारे जिंदगी में, अरे भगवान की आपके ऊपर कृपा है, जरूरत ही ना पड़े, बहुत अच्छी बात है। कभी लेकिन जरूरत पड़ेगा तो क्या आप तैयार हैं। बिल्ड्स कॉन्फिडेंस एंड रिड्यूसेस फाइनेंशियल स्ट्रेस। आपको कॉन्फिडेंस आता है और आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस कैसे हैंडल करना ये भी आता है। वुमन कैन ब्रेक फ्री फ्रॉम ट्रेडिशनल रोल्स एंड टेक कंट्रोल ऑफ देयर लाइव्स। हम अपनी जिंदगी का भी कंट्रोल थोड़ा बहुत ले सकते हैं अगर हमको फाइनेंशियल चीजों का नॉलेज है तो। बेटर डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड डेट। हमको सेविंग कितना करना, कहाँ करना, कैसे करना, इन्वेस्टमेंट कहाँ करना, कितना लोन लेना, कब लेना, ये सब चीज का हमको डिसीजन लेने का मदद मिलेगा अगर हम फाइनेंशियली लिटरेट हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी के संबंधित कुछ सवाल आपको अपने आप से पूछना है। सबसे पहला है, हाउ इज योर करंट फाइनेंशियल हेल्थ। फाइनेंशियली आज आपकी क्या परिस्थिति है, आप कंफर्टेबल हो, कंफर्टेबल नहीं हो, क्या करना है अपने आप को कंफर्टेबल बनाने के लिए, ये चीज आपको सोचना है। इज योर फैमिलीज फ्यूचर सिक्योर इन केस समथिंग हैपेंस टू यू। अगर आपको कुछ हो गया, आप एक अर्निंग मेंबर है फैमिली के, आप कमा रही हैं, और अगर आपको कुछ हो जाता है तो डेफिनेटली उसका प्रभाव आपके परिवार पे पड़ेगा क्योंकि वो इनकम बंद हो जाएगा। तो क्या आपका परिवार सिक्योर है, क्या आपके एब्सेंस में भी वो वैसी रहेगा जिंदगी, तो ये चीज आपको सोचना है। डू यू रीबैलेंस योर पोर्टफोलियो विद द चेंजिंग मार्केट सिनेरियो।
अब जैसे कि आप जानते हैं, आप पेपर वगैरह में भी देख पढ़ते ही होंगे, हमारे चारों तरफ का जो इकोनॉमी है इतना ज्यादा टर्बुलेंट हो गया है, और अभी कुछ दिनों में तो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स इतने चल रहे हैं। रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, उधर इनका इजराइल का और पैलेस्टाइन का वहां पे वॉर चल रहा है, बाकी छोटे मोटे जो चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं। डॉलर देखो तो ये हो रहा है, इंडियन करेंसी इतना नीचे जा रहा है, सडनली गोल्ड कॉस्टली हो गया, सिल्वर कॉस्टली हो गया, तो इतना हमारे चारों तरफ मतलब डिस्टर्बेंस हो गया है। तो क्या उसके हिसाब से आपका जो पोर्टफोलियो है फाइनेंस का, वो आपने ठीक से करके रखा है क्या, कि ये सब शॉक को अब्सॉर्ब कर सके? Will your retirement corpus be sufficient to enjoy the golden years? क्या आपने रिटायरमेंट के लिए इतना सेव करके रखा है कि आपको देखिए आजकल लाइफ एक्सपेक्टेंसी आजकल बहुत बढ़ गया है। पहले क्या होता था, 60-62 साल में लोग मर जाते थे, आजकल तो 70, 75, 80, 90 तक भी लोग जिंदा रहते हैं। तो तब तक के लिए आपने पैसे जमा करके रखे हैं क्या? क्योंकि आजकल के जमाने में हम बच्चों के ऊपर या किसी और के ऊपर बहुत भरोसा करके नहीं बैठ सकते हैं कि हमको बुढ़ापे में ये पालेंगे। आपको आपका इंडिपेंडेंस तभी भी चाहिए जब आप नहीं कमा रहे हो पर, तो उसके लिए आपने तैयारी की है क्या? इज योर पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड? आपके पोर्टफोलियो में सब कुछ है क्या? गोल्ड में भी इन्वेस्ट किया आपने कुछ शेयर्स भी खरीदे, म्यूचुअल फंड में भी डाला, ऐसे बहुत सारे इसमें आपने किया है क्या, ताकि कहीं भी एक जगह शॉक लगे तो आपको उसका प्रॉब्लम ना है? डू यू डू प्रूडेंट टैक्स प्लानिंग? आप टैक्स की प्लानिंग बराबर करते हो क्या? बहुत बार लोगों को टैक्स का अवेयरनेस ही नहीं रहता है। आपको टैक्स भी बचाने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट गवर्नमेंट ने निकाला है, तो अगर आप उन चीजों के बारे में आप ध्यान नहीं देते हो तो किसी का चालू है माइक, थोड़ा म्यूट करेंगे? Ankita Rayate ma'am, please mute yourself. आर यू इन्वेस्टिंग इनफ टू अचीव ऑल योर फाइनेंशियल गोल्स? आप क्या प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपना फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने? अवेयरनेस अबाउट सम इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब ये कुछ एक समराइज मैंने वो दिया है कि क्या क्या चीजों के बारे में आपको एक्चुअली मालूम होना चाहिए। अब जब सेविंग करते हैं तो बैंक में जो सेविंग करते हैं, जो आपका सेविंग अकाउंट है, आपका फिक्स डिपॉजिट्स कितने हैं, रिकरिंग डिपॉजिट कुछ है क्या, आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, या फिर हो सकता है कि आपके यहाँ पे पीएफ आपका डिडक्ट होता होगा, तो ये सब का पूरा आपको नॉलेज है क्या, कि कब आप विड्रॉ कर सकते हैं, कुछ इमरजेंसी आया तो कहाँ से आपको इमीडिएटली पैसा मिल सकता है, तो ये सब चीज का पूरा आपको ध्यान रखना है। इन्वेस्टमेंट आपने कहाँ कहाँ किया, जमीन में किया है, घर पे किया है, गोल्ड है, गवर्नमेंट बॉन्ड है, म्यूचुअल फंड है, इसका सबका डिटेल आपको रखना है कि कभी भी जरूरत पड़े। और वो भी नहीं, देखिए आपके बाद आपके जो बच्चे हैं या जो भी आपका इनहेरिट करने वाले हैं, उनके लिए भी सब कुछ संभाल के अच्छे से आपको रखना है, ताकि आपके बाद उनको इजीली ये सब चीज मिले। ये तो आपने लैंड, जैसे मैंने अपने फ्रेंड का बताया कि लैंड है लेकिन पेपर ही नहीं, मालूम ही नहीं लैंड खरीदा, तो वो तो गया हाथ से ना। तो ये सब चीजें आपको प्रॉपरली रखना है। इंश्योरेंस, आपका लाइफ इंश्योरेंस हो गया, व्हीकल गाड़ी का इंश्योरेंस हो गया, मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस हो गया, इसका प्रीमियम कब कब ड्यू होता है, कब कब इसके प्रीमियम्स पे करने हैं, कितना इसका अमाउंट है, ये सब कुछ का पूरा ध्यान रखना है। फिर डेट्स, जो आप लोन लेते हो, आपके लोन जो है, आपने कुछ अगर मॉर्गेज किया है तो वो आपको कहीं EMI पे करना है, वो प्राइवेट कुछ फाइनेंसिंग आपने करवाया, तो ये 4 चीज का आपको बिल्कुल थरो नॉलेज होना चाहिए, सेविंग का, इन्वेस्टमेंट का, इंश्योरेंस का और डेट का। की एरियाज फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी, बजटिंग, हाउ टू क्रिएट एंड मैनेज अ बजट, कैसे बजटिंग करना, पूरे परिवार का जो भी इनकम है आपका, आपके हस्बैंड का, हो सकता है बच्चे भी कोई उसमें कंट्रीब्यूट करते होंगे, तो वो अमाउंट आपको पूरा मैनेज करना। सेविंग, लॉन्ग टर्म सेविंग कहाँ पे करना है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पे करने हैं, कहाँ पे सेव करना है, ये सब चीज आपको। इन्वेस्टमेंट, अंडरस्टैंडिंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस एंड स्ट्रेटजीज। डेट मैनेजमेंट, नोइंग हाउ टू मैनेज डेट एंड क्रेडिट, कहाँ से लोन लिया, कब चुकाना है, कितने साल तक चलने वाला है, ये सब चीज का आपको आइडिया होना चाहिए। रिटायरमेंट प्लानिंग, अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ रिटायरमेंट प्लानिंग एंड हाउ टू गेट स्टार्टेड। तो रिटायरमेंट प्लानिंग का कहाँ से करना, कब स्टार्ट करना है प्लानिंग करना, कितना अमाउंट रखना है उसके लिए अलग से, ये सब चीजों का आपको लिटरेसी होना चाहिए। अब मनी मैनेजमेंट टिप्स कुछ है। नो योर कैश फ्लो, ट्रैक एवरी रुपी फॉर 1 month, यू कैन नॉट फिक्स व्हाट यू डू नॉट सी। आपका हर एक, जैसे कि इस महीना फरवरी महीने में जितने भी आपके बड़े छोटे जो भी खर्चे हैं, इसको आप नोट करें, छोटे से छोटा खर्चा भी आप नोट करें।
कि मैं ओला में गई थी तो मेरे को 150 रुपए लग गए, वो अमाउंट तक आप नोट करो। इसका मकसद क्या होता है, कई बार हमको छोटे छोटे खर्चे का ध्यान नहीं रहता है, कैश फ्लो का, और जब हम नहीं देखते हैं तो हम उसको फिक्स नहीं करते हैं। अगर आपके खुद के पास गाड़ी, आप महीने में 10 बार या 5 बार या 10 बार ओला से जा रहे हो, बदले में अगर आप अपने गाड़ी से कहीं जा सकते हो तो हो सकता है पैसे बचेंगे आपके। तो वो छोटा जो एक्सपेंसेस है जिसकी तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हो, ये भी जोड़ जोड़ के बड़ा अमाउंट हो सकता है। तो ये हर एक पैसे का अगर आप ट्रैकिंग करोगे तो आपको वो बराबर समझ में आ गया कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। प्लान एनुअली नॉट मंथली, अकाउंट फॉर फेस्टिवल्स, इंश्योरेंस एंड 3 to 6 months कॉन्टिजेंसी फंड इन एडवांस। आपको एनुअली पूरे साल का खर्चा आप निकालो, उसके बाद उसको मंथली करो। तो ये जो एनुअली जो प्लान होता है उसमें क्या होता है, बड़े बड़े फेस्टिवल जैसे अपने यहाँ पे दिवाली हो गया या फिर संक्रांत हो गया जहाँ बड़ा खर्चा होता है, तो ऐसे टाइम पे कितना ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा लगने वाला है इसका पहले से आपको मालूम रहेगा। साल भर में कितना इंश्योरेंस, क्योंकि कोई कोई इसका मंथली, क्वार्टरली, ऐसा एनुअली ऐसा सब रहता है प्रीमियम, तो इसका पूरा हिसाब हो जाएगा। और 6 month तक का कंटीजेंसी फंड इन एडवांस, इमरजेंसी फंड की तैयारी करके आपको रखना है, ताकि कभी भी कोई मुसीबत आ जाए तो आपको इधर उधर भागना न पड़े। रिव्यू फाइनेंस मंथली टू चेक स्पेंडिंग नॉट इन कंट्रोल। अब आजकल के जमाने में देखिए, जब से ये ऑनलाइन आ गया है मार्केटिंग, और हम लोग जो ये मॉल में जाते हैं, ये 2 सबसे बेकार जगह है जहाँ हमारे पैसे खर्च हैं। ऑनलाइन जहाँ हमने अमेजोन, फ्लिपकार्ट ये सब खोला कि पक्का कुछ ना कुछ शॉपिंग होना, इतना ज्यादा अनवांटेड हम लोग पैसे स्पेंड करते हैं ये सब चीजों में, और फालतू के घर में सामान भरते रहते हैं जिसकी कि हमको कोई जरूरत भी नहीं रहती। वैसे ही हम जब मॉल में जाते हैं कुछ जरूरत नहीं रहता, फिर भी वो टेम्पटेशन इतना ज्यादा रहता है कि हम उसको ऑटोमेटिकली ले लेते हैं। तो आपको ये स्पेंडिंग कंट्रोल करने के लिए आपको आपका मंथली फाइनेंस चेक करते रहना है कि कहीं आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं हो गया। सेट वीकली स्पेंडिंग लिमिट्स, वीकली कैप प्रिवेंट्स मंथली बजट ब्लोआउट्स। आप एक वीकली लिमिट लगा दो अपना खर्चे का, ताकि आपका मंथ का जो आपने प्लान किया है बजट, वो बिल्कुल हेवायर ना हो। यूज कैश, पेइंग विद कैश विल मेक यू माइंडफुल ऑफ स्पेंडिंग। जब से ये यूपीआई स्पेंडिंग आया है, ये भी एक बहुत बेकार चीज है मेरे हिसाब से। बहुत कन्वीनियंट है, इसके बिना आप रह नहीं सकते, लेकिन इतना फिजूल खर्ची हो जाता है इसकी वजह से कि जो चीज नहीं चाहिए वो भी हम खरीदने लगे। और आजकल तो क्या, छोटे छोटे शॉपकीपर्स के पास भी नारियल पानी पीने भी जाएंगे ना, उसके बाद भी वो यूपीआई का वो रहता है, स्कैनर रहता है। तो क्या होता है कि जहाँ जरूरत नहीं वहां स्पेंडिंग होता है। इसलिए जहां तक हो आप कैश यूज करने की कोशिश करो। मोदी जी तो नाराज हो जाएंगे सुन के, लेकिन कैश जितना आप यूज करेंगे उतना आपका स्पेंडिंग कंट्रोल में रहेगा। कट इनविजिबल स्पेंडिंग, कैंसल अनयूज सब्सक्रिप्शन, रिड्यूस इम्पल्स स्पेंडिंग। जहाँ जहाँ पे हमको जरूरत नहीं है, हमने नेटफ्लिक्स भी सब्सक्राइब कर लिया, प्राइम भी कर लिया, जियो हॉटस्टार भी कर लिया, और हमारे पास टाइम नहीं है मूवी देखने का। हमने उसमें 2-2, 4-4 डिवाइसेस का ये कर दिया, लेकिन घर में बाकी लोग के पास भी टाइम नहीं है। क्योंकि फालतू में ये आप अमाउंट छोटा दिखता है, वो लोग भी बड़े चालू रहते हैं, वो लोग उसमें दिखाते हैं कि अरे महीने में इतना ही सिर्फ लगेगा, लेकिन जब आखिरी में जब आप एडअप करते हो ना तो बड़ा अमाउंट हो जाता है। हाँ ठीक है, फिर भी थिएटर से कम होता है, बट स्टिल काफी हो जाता है। रिड्यूस इम्पल्स स्पेंडिंग, बिना सोचे समझे सडनली हम जो खरीदते हैं इसके ऊपर आप कंट्रोल करने की कोशिश करो। स्टॉप यूजिंग डेट, स्टॉप बोरिंग मनी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम डेट। कई लोग क्या करते हैं, कहीं से अगर उन्होंने उधारी ले लिया, लोन ले लिया, कुछ ले लिया, तो वो उधारी चुकाने के लिए जब अपने पास पैसे नहीं रहते हैं, कुछ बजट अपना कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो हम और कहीं और से कहीं उधारी ले लेते हैं, ये वाले उधारी को चुकाने। ये एक नेवर एंडिंग विशियस सर्किल है जिसमें लोग एक बार फंस गए तो वो ऐसा एक दलदल है कि उसमें से बाहर निकल नहीं पाते। तो ये गलती कभी भी नहीं करना कि एक लोन चुकाने के लिए कहीं और से और लोन लिया, ये गलती कभी नहीं करना। सेव 15% फॉर रिटायरमेंट, सेव 15% ऑफ इनकम फॉर अ कंफर्टेबल रिटायरमेंट। 15% कम से कम शुरुआत से सेव करना शुरू करो। आपको लगेगा अरे आज तो मैं इतनी यंग एज की, बहुत साल है मेरे को रिटायरमेंट की, अभी से क्या सेविंग करना, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो आप, क्योंकि जब वो समय आएगा ना तब आपके उसमें से निकल जाएगा वो ध्यान, और बाद में रिटायरमेंट के टाइम पे आपके पास जितना चाहिए उतना रहेगा, और आप एक लाइफस्टाइल से यूज टू हो गए हो। आपको रिटायरमेंट के बाद वो लाइफस्टाइल आप छोड़ नहीं सकोगे, इसके लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। अब ये वॉरेन बफेट एक बहुत ही फेमस इन्वेस्टर है यूएसए का, काफी एज हो गया इनका, 90 के ऊपर इनका एज है। इन्होंने बहुत अच्छा एक एडवाइस दिया कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अब जब आप इन्वेस्ट करते हो, दिस रूल कैन सेव योर वेल्थ
if all your money is in one place, stock, crypto or real estate, one crash can wipe it out. इनका कहना है कि अपना जो पूरा पूंजी जो है वो एक ही जगह पे मत लगाओ, अलग अलग जगह पे लगाओ, ताकि अगर एक जगह से कुछ नुकसान हो जाता है तो आप दूसरे जगह से आप उसको रिकवर कर सकते हो। तो इनका कहना है कि आप स्टॉक में डाल सकते हो पैसा, रियल एस्टेट, घर खरीदना, ये सब में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बॉन्ड ले सकते हो आप, खासकर गवर्नमेंट बॉन्ड बहुत सेफ रहता है, गोल्ड, कैश फॉर प्रोटेक्शन, ऐसे अलग अलग जगह पे आप इन्वेस्ट करो। जितना आप डाइवर्सिफाई करोगे उतना आपका मनी सेफ रहेगा। अब महिलाओं के ना दिमाग में कुछ बैरियर्स रहते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी का। अब ये बैरियर्स क्या हैं? पहला है कि लो वेज एंड इनकम। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में लो इनकम वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। अब जो लो इनकम जिनका है, जिनके पास तो जेन्युइन रीजन है कि भाई हम क्या प्लानिंग करें, जब हमको खाने पीने के हमको लाले पड़े हुए हैं तो हम क्या प्लानिंग करेंगे, क्या फाइनेंशियल लिटरेसी करेंगे, तो उनका वो जेन्युइन है। क्योंकि आज हमारे देश में इतना इन्फ्लेशन बढ़ गया है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना ज्यादा हो गया है कि आज बहुत सारी चीजें जो हम पहले बहुत आसानी से सोचते थे कि लेंगे, आप सोच नहीं सकते। आप सोचिए ना, अभी का जनरेशन के लोग घर खरीदना सोच नहीं सकते, इतना कॉस्टली हो गया रियल एस्टेट, गोल्ड, सिल्वर, सब आपको पता है। हम लोग पुराने जमाने में तो कितना गोल्ड वोल्ड लेके रखते थे हमारे मम्मी पापा वगैरह, आज तो हम सोच नहीं सकते वो सब। और उस कंपैरिजन में हमारे सैलरी नहीं बढ़े, वो तो वहीं के वहीं है। अरे हमारा जो इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर सैलरी एडजस्ट करते गए तब तो कोई बात ही नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ये लो वेज वाले हमारे देश में बहुत ज्यादा होने की वजह से फाइनेंशियल लिटरेसी में इंटरेस्ट लेने में कोई मतलब ही नहीं रहता एक्चुअली। सेकंड, पेट्रियार्की स्ट्रक्चर। आज भी जैसे महिलाएं पैसे से दूर रहती है, डरती हैं उसके बारे में ज्यादा इन्वॉल्व होने के लिए फाइनेंशियल मैटर्स में, वैसे ही हमारा जो सोसाइटी है वो भी यही चाहता है कि वो ना इन्वॉल्व हो। उनको लगता है अरे लेडीज है, क्या समझता है इनको पैसे वैसे का, क्या समझता है इनको इन्वेस्ट कहाँ पे करने का, इनको क्या पता स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, इनको क्या पता कौन सा शेयर खरीदना चाहिए, तो इनको दूर रखो। तो अब महिलाएं भी एक्सेप्ट कर लेती कि हाँ भाई हमको तो ये सब समझता नहीं, हमारे जो जेंट्स लोग कर रहे हैं करने में। तो ये एक बहुत बड़ा बैरियर है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, अगेन महिलाओं के मन में जो ये है कि नहीं भाई मेरे को तो सब आता है लेकिन मेरे को बस फाइनेंस एक चीज है मेरे को नहीं आता। अरे मैं आपको बता रही हूँ ना, अरे बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर लोग, लेडीज लोग बोलते हैं हमको नहीं आता मनी मैनेजमेंट। अरे आश्चर्य होता है कि अरे इतने सक्सेस हो गया, इतना, मतलब उनका कहना है कि हम प्रोडक्ट बहुत अच्छा बना सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमको मनी मैटर नहीं समझ में आता। वहां तो कोई जेंट्स चाहिए, कोई हस्बैंड चाहिए। लो फाइनेंशियल लिटरेसी, ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे अवेयरनेस ही नहीं है और हम लोग ना तो स्कूल में सिखाते हैं। एक्चुअली स्कूल में एक सब्जेक्ट होना चाहिए फाइनेंशियल लिटरेसी का, सिर्फ मैथ सिखा दिया, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, जो कि बहुत बार मीनिंगलेस लगता है क्योंकि उसका बहुत बार तो कोई आउटकम ही नहीं रहता है। कई बार लोग बोलते हैं कि भाई ये हम स्कूल में जो बचपन में अलजेब्रा, मैथमेटिक्स ये सब पढ़ते हैं, ये एक्चुअली रियल लाइफ में काम भी नहीं आता है, जबकि फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत काम में आता है और वही चीज हमारे करिकुलम में नहीं है स्कूल में। तो ये चीज तो बिल्कुल बचपन से ही होना चाहिए। लो फाइनेंशियल एक्सेसिबिलिटी, लोगों को फाइनेंस में एक्सेसिबिलिटी नहीं है, पता भी नहीं है, अवेयरनेस भी नहीं है, एक्सेस भी नहीं है, उतनी कैपेबिलिटी भी नहीं है। तो उसकी वजह से क्या होता है, पहले से ही फाइनेंस से दूर ही रहते हैं। एथनिसिटी, अलग अलग कम्युनिटी के लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं इस चीज को। बहुत सारे कम्युनिटी वाले उनका भी वही थिंकिंग रहता है कि नहीं भाई जेंट्स लोग ही हैं जो हैंडल कर सकते हैं फाइनेंस, लेडीज का ये नहीं है उनका ये एरिया, ऐसा सोचने वाले बहुत सारे कम्युनिटी के लोग हैं। तो ये भी हमारे लिए एक बैरियर है। अगर आप लोग अपना फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाना चाहते हैं तो ये कुछ सजेशंस है मेरे। आप ऑनलाइन कोर्स कर सकते हो, वेबसाइट्स है, कोर्सेरा, ईडेक्स और उडेमी, ये सारे में काफी सारे फाइनेंशियल लिटरेसी के कोर्सेस हैं इनके। फाइनेंशियल एडवाइजर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वेल्थ मैनेजर्स के पास जाकर बैठ के आप समझ सकते हैं सेविंग, इन्वेस्टमेंट, सभी चीज के बारे में। बुक एंड पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन पर्सनल फाइनेंस, बहुत सारी किताबें अवेलेबल है, आप पॉडकास्ट सुनो, आपको समझ में आएगा कि कैसे पैसे का हैंडलिंग करना। वर्कशॉप एंड सेमिनार ऑन फाइनेंशियल लिटरेसी, ये भी आप अटेंड कर सकते हो। हमारे विदर्भा इंडस्ट्री एसोसिएशन में एक फाइनेंस फोरम है, बजट के बाद वो लोग प्रोग्राम लेते हैं, फाइनेंशियल ईयर एंडिंग में प्रोग्राम लेते हैं, फाइनेंशियल बिगिनिंग में प्रोग्राम लेते हैं। उसमें आप बिलीव नहीं करोगे 95 to 98% जेंट्स लोग रहते हैं, इक्के दुक्के लेडीज दिख गए तो बहुत बड़ी बात है। तो वहां से भी वो दूर रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा समस्या है जिसको कि ओवरकम करना हमारे हाथ में।
कुछ दिन पहले मैंने चेतन भगत का एक किताब पढ़ा, 11 रूल्स फॉर लाइफ। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं सोची शायद आप लोग के साथ में शेयर करूँ, आपको भी अच्छा लगेगा। पता नहीं आप लोग पढ़ने के शौकीन है कि नहीं, पता नहीं, मैं तो बहुत शौकीन हूँ। तो मुझे इस किताब का एक चैप्टर बहुत अच्छा लगा था, तो वो मैं यहाँ पे शेयर की हूँ आपके साथ। चेतन भगत बोलते हैं, मेक मनी बट स्पेंड मच लेस देन व्हाट यू अर्न, सेव एंड इन्वेस्ट। ये तो हम सभी लोग मानते हैं इस बात को कि कमाओ और उसमें से सेव भी करो और इन्वेस्ट भी करो। द वर्ल्ड में ग्लोरीफाई योलो, you only live once. Indeed, you only live once, but living once also means living and planning for your entire life, not just the moment. आजकल का जो यंग जनरेशन है, जेन ज़ी जो है, खासकर उनके इसमें ये बहुत चलता है आजकल। योलो का मतलब है आप तो जिंदगी में, मतलब आप तो एक ही बार जिंदा हो, तो पूरा ये मोमेंट के लिए आप जियो, पूरा उड़ा दो, पूरा एंजॉय कर लो। तो चेतन भगत का कहना है कि ठीक है ये बात कि आप एक ही बार जिंदगी जीते हो, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि आपको पूरी जिंदगी के लिए प्लानिंग भी तो करना है ना। आप कल थोड़ी मरने वाले हो, फिर बचे हुए जिंदगी का क्या, आज आपने सब कुछ उड़ा दिया तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक लाइन उन्होंने बोला, नियरली अर्निंग इज नॉट इनफ। सिर्फ कमाना काफी नहीं है। व्हाट यू हैव टू डू इज बिकम वेल्दी, एंड फॉर दैट यू नीड टू प्रैक्टिस मेकिंग स्मार्ट फाइनेंशियल चॉइसेस एंड इन्वेस्टमेंट्स। सिर्फ पैसे कमा के अमीर होना काफी नहीं है, आपको फाइनेंशियल चॉइसेस बनाने हैं, आपको उसको इन्वेस्ट करने आना चाहिए। आपको पता है हमारे जो क्रिकेटर्स हैं ये सारे करोड़पति हैं। मैं उस दिन पढ़ रही थी पेपर में, अभिषेक शर्मा T20 का जो ओपनर है, 13 करोड़ का उसने फेरारी खरीदा, 21 साल का लड़का। सोचिए, तो इतना पैसा है इनके पास, लेकिन आपको पता है वो लोग बड़े स्मार्ट है। उनको पता है कि हमारा क्रिकेटिंग करियर बहुत ज्यादा लंबा नहीं चलता है, 35 साल बहुत हुआ तो उससे थोड़ा और 2-3 साल में उनको रिटायर होना पड़ता है। ये सारे लोग हर सही जगह पे इन्होंने इन्वेस्ट किया है। बहुत सारे तो बिजनेसेस में इन्वेस्ट किए हैं, जितने स्टार्टअप्स है ना उसमें इन्वेस्ट किए, क्योंकि उसमें रिटर्न भी बहुत अच्छा मिलता है उनको। तो सचिन तेंदुलकर से लेकर विराट कोहली, रोहित शर्मा, सारे ने इन्वेस्ट ऐसे किया है कि उनको रिटर्न्स मिलते रहे। तो वो अमीर तो है या कोई शक नहीं है उसमें, बट आगे के लिए भी उन्होंने करके रखा है। If saving and investment don't come to you naturally, learn about them. अब सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट नेचुरली आपके अंदर है नहीं समझने का ये, लेकिन आप उसको सीख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू हैव टू लर्न हाउ टू लिव योर लाइफ नाउ सो दैट यू आर इन्वेस्टिंग इन योर फ्यूचर। आपको जिंदगी अभी कैसे जीना है ये तय करना है, ताकि आप आपके फ्यूचर के लिए आपका पैसे का सेविंग करो। तो मुझे ये अच्छा लगा करके मैंने आपके साथ शेयर किया। सारी महिलाएं जो यहाँ हैं आज जुड़ी हुई हैं, उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग सिर्फ, सभी लोग मेरी नजर में आप लोग दिवा हो। इसका फुल फॉर्म क्या है? यू आर डिटरमिन्ड, यू आर इंस्पिरेशनल, V फॉर विक्टोरियस एंड A फॉर एम्बिशियस। तो जितनी महिलाएं हैं, आई एम श्योर आप लोग सब ये सारी गुण आप लोगों में है और आप लोग सभी दिवा हो। ये देखिए बड़ा अच्छा एक कोट है, स्त्री एक ऐसी गुरु होती है जो शर्ट के टूटे बटन से लेकर व्यक्ति के टूटे हुए आत्मविश्वास तक को जोड़ने की कला जानती है। इतनी बड़ी बात है ना, कि टूटे हुए बटन से लेकर एक आदमी का टूटा हुआ आत्मविश्वास को भी जोड़ने वाली एक महिला ही होती है। आप ईश्वर की एक अनूठी रचना है, आपके बिना हमारा वजूद नहीं होगा। आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। थैंक यू सही मैडम। समय पे मैंने खत्म किया अपना सेशन। अब आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। Thank you so much, madam. It was a nice session, very motivational as well. And it's a good start of our short-term program. Friends, if you have any query, any feedback, you can unmute yourself and give your feedback if you wish to. Madam is having another session with us tomorrow, so we will meet again with her. अभी कोई कुछ कहना चाहता है, पूछना चाहता है? हेलो, यस। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम।
वेरी गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून। हाँ हाँ, अभी तो गुड आफ्टरनून हो गया है। हाँ, गुड आफ्टरनून। मैम, मेरा क्वेश्चन था कि पैटर्न सिस्टम में चेंज होना चाहिए, क्योंकि जिसके वजह से जो लेडीज है उनको राइट्स नहीं रहते। आपके बिल्कुल। ओपिनियन? सर, पेट्रियार्कल सिस्टम जो है डेफिनेटली बहुत अच्छा नहीं है वो, लेकिन इसको हाँ। बदलने में आपका भी हमको सहयोग चाहिए, क्योंकि हम अकेले ही इसको नहीं ब्रेक कर पाएंगे। और मैं बताना चाहती हूँ कि मैं केरला से बिलोंग करती हूँ, मैंने शुरू में ही बोला था। और हमारे स्टेट में ना हम लोग का मेट्रियार्कल सिस्टम चलता है। हम लोग जो हिंदू नायर कम्युनिटी है, हमारे में मेट्रियार्कल सिस्टम चलता है, जहाँ की हम अपने मम्मी का सरनेम रख सकते हैं, हमको पापा के सरनेम लेने की जरूरत नहीं, हमारा चॉइस है वो। फिर प्रॉपर्टी इनहेरिट, अभी तो खैर गवर्नमेंट ने सबको कर दिया है, लेकिन उस जमाने में प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस जो है वो लड़कियों का, लेडीज का रहता था। तो केरला में और क्या होता था, शादी के बाद भी हस्बैंड वाइफ चूज कर सकते हैं कि कौन किसके घर जाके रहेगा। हस्बैंड चाहिए तो वाइफ के घर में भी आके रह सकता है, वाइफ को चाहिए तो हस्बैंड के घर में भी। इसलिए केरला में आपने कभी भी डाउरी डेथ नहीं सुना हो, क्योंकि वहां पे वो जरूरत ही नहीं है ना। जब लड़की को प्रॉपर्टी राइट है, सब कुछ उसको मिल रहा है, तो जब मेट्रियार्कल सिस्टम है तो डाउरी की डेथ का तो कोई सवाल ही नहीं आता है। तो इसीलिए आपको वो लिटरेसी, वो एम्पावरमेंट आना चाहिए, तभी वो पेट्रियार्कल जो सिस्टम है वो ब्रेक हो सकता है। और इसमें आप लोग का सहयोग चाहिए, सबसे बड़ी चीज। Yes, ma'am. Very true. Anyone else? Ma'am, I would like to ask you one question. Yes. Yes, Ma'am, you spoke about attitude, and what I yes, understood from it that hard attitude and soft attitude. yes. So, what is the remedy of maintaining the soft attitude and avoiding the hard attitude? Yes, sir, that is a very interesting question. Sir, actually what happens is, many people, especially if they have some insecurities, especially during their childhood, like, it happens that, you get a lot of dominance from your family members, especially the male members. In such cases, what happens is, the lady automatically becomes very aggressive. Instead of having a good attitude, or instead of being an assertive person, that person automatically becomes very aggressive. And she feels that, to overcome her childhood trauma, this is the best way to come forward, which actually is not. So what you should do is, especially if you're working in an organization, there you cannot show your attitude in such a way that it will offend others. So in such cases, you have to go a bit soft. You have to overcome those, whatever traumas you have, whatever the negativities you have inside you, you have to overcome that and then only go forward. Otherwise, what will happen? Nobody will like you. You cannot grow in your life. You will not get good chances in life just because of your wrong attitude. So it is always better to have a bit of a soft attitude. But again, it doesn't mean being too soft. Because if you are too soft, people will just walk over you. So that also should be avoided. So you have to choose a middle path. That is the answer. Thank you, madam. Thank you. Welcome, sir. चलिए फ्रेंड्स, इट्स 12:30, हम यहाँ पे रुकते हैं। आई एक्सटेंड माई सिंसियर थैंक्स टू रिस्पेक्टेड डॉक्टर अनीता मैडम वंस अगेन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स for engaging excellent session on the topic of women empowerment and financial literacy. Thank you so much, madam, on behalf of everyone. Pleasure is entirely mine. Thank you, आपने मुझे मौका दिया। Yes. बहुत अच्छा लगा। Thank you so much, madam. Thank you. Thank you so much, madam. See you tomorrow, madam, with the same time. We will meet tomorrow. Yeah. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you, madam. Thank you. Thank you. Thank you, madam. Thank you all of you. You can proceed for your lunch break. आधे घंटे का ही लंच ब्रेक है, आप लोग तुरंत लंच कर लीजिए। 1 बजे अपना नेक्स्ट सेशन शुरू होगा। अभी देखिए, कुछ पार्टिसिपेंट्स आज लेट ज्वाइन किए हैं, जैसे अमित दारुंडे सर और 2-3 पार्टिसिपेंट्स के नाम हैं। आप लोगों को टाइम पे ज्वाइन करना है सभी को, ठीक है। मैं मीटिंग को शुरू रख रही हूँ। यू कैन लीव द मीटिंग फॉर योर लंच और यू कैन स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच मैडम, हेलो। Thank you, madam. हेलो।